नमस्कार। आज फिर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन से रिवीजन क्वेश्चन है ये। और ये रिवीजन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जो वैकेंसी निकाली गई थी पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के लिए। उसका जो 50 नंबर का जो हमारा सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसमें जितना भी कॉन्सेप्चुअल जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। और 2 सेट जो है हम लोग क्वेश्चन का ऑलरेडी कर चुके हैं एमसीक्यू का। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो एमसीक्यू है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो मैंने थोड़ा सा कम लिया है, 30 ही क्वेश्चन लिया है इसमें, और उसका हम लोग एक आंसर भी देखते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमें और समझ में आ जाए कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन उसका ऑप्शंस क्या है, उसका राइट आंसर क्या है और क्यों है। तो थोड़ा सा ये है, बस चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है वो है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा कहता है कि विकास सिर से पांव की दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है कि डेवलपमेंट का जो हमारा जो प्रोसेस है ना, जो प्रिंसिपल है, उसमें कौन कहता है, किसका ये कहना है कि जो विकास है, ठीक है, वो सिर से पांव की दिशा की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, सेफ्लो पुच्छल सिद्धांत और प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोग का सेफ्लो पुच्छल सिद्धांत। और ये क्यों है ऐसा कि विकास का जो सेफ्लो पुच्छल सिद्धांत है ना, वो सिर से शुरू होने और पैर की उंगलियों की ओर बढ़ने वाले विकास और विकास की दिशा को संदर्भित करता है, बताता है। यह शिशुओं और छोटे बच्चों में देखा जाता है, जहाँ पर वह अपने पैरों को नियंत्रित करने में सक्षम होने से पहले अपने सिर की गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो आप देखेंगे कि उसका जो मूवमेंट होता है वो अपने सिर के मूवमेंट को, अपनी आँख के मूवमेंट को, सबको वो पहले उसको कंट्रोल करना शुरू करता है। उसके बाद वो यह पैटर्न दिखाता है ना कि भौतिक और मोटर विकास ऊपर से नीचे या फिर सिर से पैर तक आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और इसको हम एलोबरेट कर लेते हैं। तो यह सिद्धांत बताता है कि शिशु चलने से पहले सिर की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करता है। ठीक है, और क्यों नियंत्रित कर सकता है, तो ये मनुष्य के विकास के प्राकृतिक क्रम को ही दर्शाता है। ठीक है, तो जो आपका जो मनुष्य का जो क्रमिक विकास होता है ना, प्राकृतिक विकास जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद का उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, मस्तिष्क से शुरू होता है और वो पैर की तरफ जाता है। यह बाल विकास और शारीरिक मील के पत्थर को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो सेफ्लो पुच्छल का जो सिद्धांत है वो सिर से लेकर पैर तक, ठीक है, विकास के क्रम को जो बताता है, उसको ये समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अन्य सिद्धांत जैसे कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत इसके पूरक होते हैं, लेकिन विभिन्न शरीर क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, और मोटर कौशल जो होता है वो ऊपरी शरीर से निचले शरीर तक इस पैटर्न के क्रमिक रूप में विकसित होते हैं। थोड़ा सा इसको और एडिशनल जोड़ लेते हैं इसमें। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है हमारा, तो वो बताता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह पृथक अवस्थाओं में नहीं होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। ठीक है, और ये अलग अलग चीज़ों में, अवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। आनुवंशिकता का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि विकास माता पिता से संतान में पारित आनुवंशिक कारणों से प्रभावित होता है। ठीक है, आनुवंशिकता का सिद्धांत बताता है ये कि बच्चों में जो गुण आता है ना, वो कहाँ से आता है, अपने माता पिता से प्राप्त होता है। और ये जो आनुवंशिक गुण होता है वो चलता चला जाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत क्या बताता है कि यह सिद्धांत शरीर के केंद्र से बाहर की ओर प्रगति करने वाले विकास को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, कि शिशु अपनी उंगलियों से पहले अपनी बाहों पर नियंत्रण हासिल करता है। तो ये क्या कहता है, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत है ये बताता है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर प्रगति करने वाले विकास को ये फॉलो करता है। ठीक है, आनुवंशिकता का सिद्धांत हम लोग देख लिए, निरंतरता का सिद्धांत देख लिए। इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया हम लोगों का सेफ्लो पुच्छल का सिद्धांत, जो बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, सिर से शुरू होता है और पांव तक चलता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि दिए गए अभिकथन, ठीक है, और कारण के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। यानी कि दृढ़तापूर्ण व्यवहार, विकास जो है शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। ठीक है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो विकास जो होता है वो क्या करता है, शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कारण क्या दे रहा है ये, कि विकास में मुख्य रूप से शरीर के आकार और संरचना में परिवर्तन शामिल है। ठीक है, जबकि विकास में संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक पहलुओं में परिवर्तन शामिल है।
अब यहाँ पर कथन क्या है, देखिए क क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, यानी कि दोनों का दोनों आपका सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। और चौथा है कि ये दावा ही गलत है लेकिन कारण सच है। बात समझ आ रही है? तो ये क्या कर रहा है कि अभिकथन आपका गलत है और कारण जो है वो सच है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में क्या होता है? मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास अलग अलग अवधारणाएं हैं, और विकास जो है शारीरिक परिवर्तनों पर केंद्रित होता है। ठीक है, जबकि विकास में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। जिससे के कारण क्या होता है कि एक उपयुक्त स्पष्टीकरण यहाँ पर हम लोगों के लिए बन जाता है। क्या बन जाता है कि वृद्धि और विकास समय के साथ जीवित जीवों में होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, परिभाषित करता है। वृद्धि आमतौर पर किसी जीव के शरीर या उसके भागों के आकार, मात्रा या जटिलता में वृद्धि को भी संदर्भित करता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विकास में किसी व्यक्ति की क्षमताओं, कौशल, ज्ञान और व्यवहारों में गुणात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, क्योंकि वे जीवन के विभिन्न चरणों में प्रगति करते हैं। इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल है बल्कि कौशल, समझ और सामाजिक क्षमताओं का भी अधिग्रहण भी शामिल होता है। ठीक है, तो विकास आमतौर पर क्या होता है? औसत दर्जे के पहलुओं पर अधिक केंद्रित होता है, जबकि विकास में विभिन्न डोमेन, अलग अलग जो डोमेन होता है ना, उसमें भी परिवर्तन और परिपक्वता की एक लॉन्ग यानी कि एक लंबी श्रृंखला उसमें शामिल होती है। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो आपके पास होता है ना कि विकास जो होता है वो क्या है? शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिवर्तनों को संदर्भित भी करता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि विकास में मुख्य रूप से क्या होता है? शरीर का आकार और आकार की संरचना में परिवर्तन होता है, जबकि विकास में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं में परिवर्तन शामिल है। तीसरा आ रहा है हमारे पास, गार्डनर के बहुविध बुद्धिमानों के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? तो गार्डनर का जो बहुविध बुद्धिमान का सिद्धांत था उसमें क्या है? अंतर्व्यक्तिगत, प्रकृतिवादी, भावनात्मक और अस्तित्वगत। ठीक है, इसमें जो आंसर है वो है हम लोग का भावनात्मक है। इसका सही आंसर है कि वो बुद्धि में शामिल नहीं है। तो कैसे है कि गार्डनर के सिद्धांत में अंतर्व्यक्तिगत, प्रकृतिवादी और अस्तित्वगत जैसी बुद्धिमत्ता शामिल है, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता उनके मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, डैनियल गोलेमैन द्वारा प्रस्तावित भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने पर जोर देती है। ठीक है, तो जो डैनियल गोलेमैन का जो प्रस्तावित भावनात्मक बुद्धिमत्ता था वो क्या करता है? भावनाओं को समझने यानी इमोशंस को महसूस करने का, अंडरस्टैंड करने का और उसको कंट्रोल करने का, उसको मैनेजमेंट करने पर जोर देता है, फोकस करता है। ठीक है, तो जो गार्डनर का जो सिद्धांत था उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और देख लें हैं कि गार्डनर के तार्किक, गणितीय, संगीत और शारीरिक गति सहित की 8-9 बुद्धिमत्ता का प्रस्ताव वहाँ पर रखा गया था, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो अध्ययन है एक डोमेन के रूप में अलग से किया जाता है। और गार्डनर का जो अस्तित्वगत बुद्धि जो था वो गहरे दार्शनिक प्रश्नों की पड़ताल करती है। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें क्या है कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्यक्ति का अपना जो उसका इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब ही होता है कि सिंगल व्यक्ति के अंदर होने वाली सभी भावनात्मक जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं हम लोग। तो आत्म जागरूकता और किसी की भावनाओं और प्रेरणा को समझना ही इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, अब है कि प्रकृति खुफिया क्या है यहाँ पर, सीक्रेट क्या है यहाँ पर कि प्रकृति और पर्यावरण पैटर्न के प्रति संवेदनशील होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अस्तित्वगत बुद्धि जीवन और अस्तित्व के बारे में गहरी सोच से संबंधित है। कौन? अस्तित्वगत बुद्धि, यानी कि आपके अस्तित्व, यानी कि अस्तित्व आपका कहाँ से है, आपका जो जीवन है उसका आने का कारण है ना, उसका ओरिजिन, ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी जो सोच होती है, डीप जहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पर वो जो होता है वो अस्तित्वगत बुद्धि में आता है, जहाँ पर हम लोग गहरे घुस जाते हैं किसी चीज़ को सोचने कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ, सारी चीज़ें। थोड़ा सा क्या है ना कि इस नोट्स में जो है ना आपको हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट मिलेगा, चूँकि ये ट्रांसलेट किया हुआ है इसलिए। और
हिंदी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र जो हैं, वो हिंदी भाषी क्षेत्र के भी हैं और उनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो उसको लेकर के मैंने सोचा था कि इसको हिंदी में ही किया जाए। ठीक है, तो इसका नोट्स जो है वो आपको दोनों में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी वाले में क्या होता है कि थोड़ा सा इंग्लिश को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश हिंदी में, तो उसकी जो भाषा होती है ना वो थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ा सा जटिल शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका नोट्स चाहिए होगा ना, इसका जो PDF अगर आपको चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आप लोग लिख करके ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। चलिए, चौथा प्रश्न जो हमारा है ना वो है रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? अति सक्रियता के साथ में, कम समझ के साथ में, अभिसारी सोच के साथ में और अपसारी सोच के साथ में। ठीक है, इसका जो आंसर है ना वो है अपसारी सोच के साथ में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? अपसारी सोच है। रचनात्मकता में एक समस्या के कई समाधान उत्पन्न करना शामिल है। ठीक है, जो कि भिन्न सोच का सार होता है, यानी कि अलग अलग सोचों का एक वो कंक्लूजन होता है। वो अभिसरण सोच के विपरीत जिसका उद्देश्य एक सही उत्तर है। ठीक है, तो जो अभिसरण जो होता है ना वो क्या होता है? सोच के विपरीत एक उसका एक ही उत्तर होना चाहिए, फाइनल उत्तर। अलग अलग सोच जो होते हैं कई संभावनाओं और उपन्यास विचारों की खोज को प्रोत्साहित करती है। तो जो अलग अलग सोच है तो वो अलग अलग संभावनाएं भी देंगी और अलग अलग विचारों को प्रोत्साहित भी करती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है यानी कि बुद्धिशीलता और विचार निर्माण को बढ़ावा देती है। तो अलग अलग जो हमारा थिंकिंग है ना वो कौन कौन सा है? यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है? बुद्धिशीलता और विचार निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि अलग अलग डाइवर्ट जो अलग अलग जो सोच होती है वो यहाँ से विकसित होती है। अभिसारी सोच जो होता है वो एक ही समाधान की ओर हमें ले जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा यहाँ पर अभिसारी और अपसारी जो होता है क्या होता है। अपसारी जो है वो रचनात्मकता पर डिपेंड करता है और अभिसारी जो है वो केवल बस एक ही सॉल्यूशन वो लेकर के चलेगा। रचनात्मक व्यक्ति उच्च भिन्न सोच को प्रदर्शित करता है। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं ना वो क्या करते हैं? उच्च कोटि के अपने सोच को वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार प्रमुख पहलू होते हैं और टॉरेंस टेस्ट जैसे टेस्ट अलग अलग सोच को मापते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बूस्टर है, आपके नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग डिटेल कर लें कि अति सक्रियता क्या होती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, ऑप्शन में दिया हुआ है अति सक्रियता है, कम समझ है, अभिसारी सोच है। चारों ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि अति सक्रियता क्या होता है। अति इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, है ना। तो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उसका जो दिमाग होता है ना कहीं और लेवल पर पहुँच जाता है। तो अति सक्रियता जो होती है ना एक ऐसी स्थिति होती है जो अत्यधिक या फिर असामान्य स्तर की गतिविधि, आंदोलन या फिर बेचैनी की विशेष अवस्था पहुंच जाती है। ठीक है, जो अक्सर क्या होता है स्थिति के लिए अनुचित होती है। आप अगर मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं आप और आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा भी होता है ना जो क्लास में जो क्या करता है वो टॉपिक ऑलरेडी वो जान रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उछल कूद मचाना शुरू कर देता है और उसका जो सोच होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है क्लास में। मतलब वो उस सोच के, आप जो पढ़ा रहे हो ना उस लेवल से वो ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि वो बेचैन होना शुरू कर देता है, खुद भी बेचैन होता है और अगल बगल में सभी को बेचैन करता है। तो यह आमतौर पर क्या होता है? ध्यान डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जुड़ा होता है। ठीक है, हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में, ADHD के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये। ठीक, एक प्रकार से ये हम लोगों को उन लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बच्चों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप उसको साइकेट्रिक्स के पास या फिर जिसको हम लोग काउंसलर के पास, बिहेवियरल काउंसलर जो होते हैं उनके पास भी आप उनको ले जा सकते हैं और वहाँ पर उनका थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है बातचीत करने का कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव क्यों है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा उसका माइंड एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। कम समझ क्या होता है? कम समझ से तात्पर्य क्या है? सूचना, अवधारणाओं या फिर भाषा को समझने में कठिनाई से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं या समझते हैं तो बहुत कम समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को उस तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, उस तरह से वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और यह अक्सर क्या होता है? शैक्षणिक, पेशेवर या सामाजिक संदर्भों में दिखाई देता है। ठीक है, तो क्लास में भी अगर बात करेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी लेने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, वो आप पढ़ा तो रहे सब कुछ, उसमें से 10% 20% ही वो ले पाते हैं। उनको बार बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो वर्क प्लेस में भी होता है, जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो
ऐसे में क्या होता है, और ये जो संज्ञानात्मक जो होता है ना, ये सब भाषा अवरोध या फिर जिसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है सीखने की अक्षमता से ये सब निकलता है। तो ये जो कम समझ है ना, वो भी उनका एक अवस्था होता है वो, जैसे कि हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया की अगर बात करें हम लोग, तो तारे ज़मीन पर जो पिक्चर है उसमें जो बच्चा दिखाया गया है ना, वो क्या होता है, वो समझता है लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत देर से समझता है। उसको समझाने के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजी, अलग तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है, उससे बच्चों के लिए। अभिसारी सोच क्या होता है? अभिसारी सोच एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो किसी समस्या का एकल सही समाधान खोजने पर फोकस करता है कि भाई कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका हमको एक ही सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन चाहिए। और ये क्या होता है, तार्किक, व्यवस्थित और लक्ष्य उन्मुख होता है, यानी कि ये मतलब कि पूरा लॉजिक पर आधारित है, फैक्ट पर है, और ये टारगेट ओरिएंटेड होता है, ये जो अक्सर मानकीकृत प्रशिक्षण या समस्या समाधान से जुड़ा होता है। यानी कि वो आप उसमें रिसर्च करते हो और मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो टेक्निक हो, उन सब चीज़ों को लेकर के आप केवल एक लक्ष्य की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर था अब सारी वो हम लोग समझ गए, और तीनों जो ऑप्शन है वो हम लोग को समझ में आ गया है। तो जब हम इस तरह से थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं ना, तो हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ ये समझ में आ जाता है। 16 वर्ष की आयु का एक बच्चा IQ टेस्ट में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अगर एक 16 साल का बच्चा है और उसको अगर IQ टेस्ट अगर उसका लिया जाए और उसको केवल 75 मार्क्स ही मिलता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसका आंसर क्या है? 12, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है 8, 14, 15 और 12। तो सही उत्तर क्या है? 12 है। IQ स्कोर से मानसिक आयु की गणना करने का क्या सूत्र है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जो IQ का जो फॉर्मूला होता है ना, IQ का फॉर्मूला क्या है पर औसत IQ हमारा जो होता है वो 100 होता है, ठीक है। तो मानसिक आयु जो है हमारे पास वो क्या है? कालानुक्रमिक आयु, यानी कि आपका जो आयु बढ़ रहा है, आपका जो मेंटल एज है, और जो ये आपका जो क्रमिक काल समय के अनुसार जो आपका एज हो रहा है उसमें क्या होता है, तो 70 से नीचे का जो IQ होता है ना, IQ लेवल जो आपका अगर 70 से नीचे है तो ये बौद्धिक विकलांगता का संकेत देता है। अगर किसी बच्चे का IQ लेवल अगर 70 से नीचे है तो वो बताता है कि वो क्या है, उसके पास इंटेलेक्चुअल्स डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको हम लोग को देखने की जरूरत है। मानसिक आयु मानदंडों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमताओं को दर्शाती है। तो मानसिक मेंटल जो आपका जो एज होता है ना, वो क्या करता है, आपका जो रियल एज है उसके आधार पर वो आपको कंपेयर करके बताता है। तो जो मानकीकृत IQ प्रशिक्षण सीखने की ज़रूरतों का आकलन करने में मदद करता है। तो अगर आप IQ टेस्ट करवाते हो ना, तो अगर IQ टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि किसी भी बच्चे का जो IQ लेवल है वो क्या है, और हमें इसको और कैसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसको हम आगे इसमें सुधार के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हमें हेल्प करता है, सहयोग करता है ये। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा अधिगम की व्याख्या करता है? तो इवान पावलोव द्वारा जो प्रतिपादित जो शास्त्रीय कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किस किस अधिगम की व्याख्या करता है? तो प्रबलन के बारे में बात करता है, वो संघ के बारे में बात करता है, वो नकल करने के बारे में बात करता है, और वो बात करता है अंतर्दृष्टि के बारे में, ठीक है। तो इसका जो सही अंतर हुआ है संघ है ना। तो ये क्या कहता है कि इवान पावलोव का जो विकसित शास्त्रीय कंडीशनिंग और एसोसिएशन के माध्यम से सीखने पर आधारित है। तो इवान पावलोव ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो क्या है कि समूह में सीखने पर आधारित है, यानी कि आप ग्रुप में रहकर ग्रुप के सहयोग से सीखने पर वो आधारित है, ठीक है। और यह दर्शाता है कि बिना शर्त उत्तेजना के साथ जोड़े जाने पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक तटस्थ उत्तेजना को कैसे वातानुकूलित किया जा सकता है। तो ये जो है पूरी तरह से फोकस करता है किसके पर, कि ग्रुप एक्टिविटी पर बात करता है ये, और ग्रुप में रह करके सीखने पर ये बहुत ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। उदाहरण क्या होता है कि पावलोव का कुत्ता का प्रयोग, यानी कि कुत्ता के साथ जो एक प्रयोग किया था उन्होंने क्या किया था कि कुत्ते के गले में घंटी, मतलब कुत्ते का जब भोजन करने का जो समय होता था उसका ना, खाने का टाइम जो होता था, तो उन्होंने क्या किया कि खाने उसका जो लंच है दोपहर के समय में खाना अगर मान लीजिए दे रहे हो, तो उसमें क्या करते थे वो घंटी बजाते थे, ठीक है। तो जब वो घंटी बजा रहे थे, पहली बार घंटी बजाया, दूसरी बार घंटी बजाया दूसरे दिन, तो कुत्ता जो है वो समझ गया कि घंटी बजा इसका मतलब मेरे लंच का टाइम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हमने क्या किया है, उसके एक के साथ में जोड़ दिया। किस चीज़ के साथ में जोड़ दिया? उसको एक व्यवहार के साथ में हम लोगों ने, एक ग्रुप के साथ में हम लोग एक कंडीशन के साथ में उसको हम लोग जोड़ दिए। तो कंडीशन क्या है, जब भी उसका खाना खाने का समय होता है तो घंटी बजाया जाता है। तो कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ सुनते के साथ ही उत्प्रेरित हो जाता है।
है ना, वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उसके मुंह में लार आ जाता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। यानी कि वो खाने के बारे में सोचता है कि जैसी घंटी बजती है वो खाने के बारे में सोचता है। तो ये क्या गया कि उनका एक एक्सपेरिमेंट था, ये बताता है कि तटस्थ उत्तेजना जो होती है समय के साथ एक वातानुकूलित उत्तेजना बन जाती है। ठीक है, तो आप जो उत्तेजित कर रहे हैं, उत्तेजित कैसे कर रहे हैं, घंटी बजा के उसको उत्तेजित कर रहे हैं। तो वो जो उत्तेजना जो है ना तटस्थ, अगर आप डेली अगर उस तरह से घंटी बजा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कुत्ता अपने आप को ढाल लेता है, उसी वातावरण में वो उसके अनुसार बन जाता है कि जब भी आप घंटी बजाओगे वो उसके पास अपने आप वो सेंस आ जाता है कि मुझे लंच मिलने वाला है, उसके मुंह में लार आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक है, और उसके लिए वो बेचैन हो जाता है, उसको चाहिए। आमतौर पर व्यवहार चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह का जो चीज़ है, हम लोग किसी की बीमारी को, किसी को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव और भावनात्मक सीखने को समझने का ये आधार होता है। तो जो पावलोव का जो सिद्धांत था वो जो है वो क्या करता है, उत्तेजना यानी कि तटस्थ उत्तेजना जो समय के साथ साथ एक एडजस्टेड ये में बदल जाता है, उसमें आदमी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसमें वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, उस तरह से वो बदल जाती है, उस पर ही आधारित है। सुदृढ़ीकरण क्या होता है, ऑपरेटर कंडीशनिंग के लिए एक केंद्रीय, शास्त्रीय नहीं, मतलब कि केंद्रीय एक सुदृढ़ीकरण एक आपके पास ये कंडीशन आपके पास आता है। अनुकरण सामाजिक शिक्षण सिद्धांतों से संबंधित होता है। अनुकरण जो कि हम लोग समाज से देख करके सीखते हैं। ठीक है, बड़े क्या कर रहे हैं, टीचर्स क्या करता है, डॉक्टर्स, मतलब कि कोई भी जो है जो सामाजिक प्राणी है, जिसका जो व्यवहार सामाजिक होता है, उससे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, उससे बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं, उसको हम लोग अनुकरण बोलते हैं। अंतर्दृष्टि क्या होता है, अचानक समझ आ जाना। ठीक है, जैसे कि संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांतों में देखा जाता है कि अंतर्दृष्टि, आपका जो इनर मोटिवेशन जो होता है ना, अंदर से आपको मोटिवेशन मिला, ठीक है, और उससे आप जो है आपको समझ आ जाती है और आप अपने आप को करने के लिए प्रेरित कर लेते हैं। तो ये कहलाता है सुदृढ़ीकरण, अनुकरण और अंतर्दृष्टि। साथ ही साथ ये कहलाता है आपके पास संग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो है शिक्षा में मानचित्रण की अवधारणा किसने पेश की थी। तो शिक्षा में मानचित्रण की अवधारणा किसने पेश की थी, जोसेफ डी नोवाक ने पेश की थी। ऑप्शंस दिया हुआ है आपके पास, कार्ल जंग है, मार्टिन ई सेलिंगमैन है और नोमजे चॉम्स्की है। साथ ही साथ ऑप्शन है आपके पास जोसेफ डी नोवाक। तो जोसेफ डी नोवाक जो है उन्होंने 1970 के दशक में अवधारणाओं के बीच संबंधों की कल्पना करने के लिए एक उपकरण के रूप में अवधारणा मानचित्रण की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये क्या होता है, शिक्षार्थी को एक पदानुक्रमित संरचना में ज्ञान को व्यवस्थित और प्रतिनिधित्व करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जानकारी की गहरी समझ और प्रतिधारणा को भी ये बढ़ाता है। तो उन्होंने जो परिकल्पना पेश की, उन्होंने जो अपना अवधारणा बनाई, अवधारणा उन्होंने जो दिया, वो क्या करता है कि नॉलेज के डेप्थ में जाता है, यानी कि नॉलेज के गहरी समझ और उसकी प्रतिधारणा को बढ़ावा देता है, उसको वो प्रमोट करता है। अब अवधारणा मानचित्र क्या होता है, अवधारणा मानचित्र अवधारणाओं का जो नोट्स होता है उसका लिंक का उपयोग करता है। अवधारणा मानचित्र है, नोट्स बना हुआ है और उसमें आपस में एक दूसरे नोट्स का क्या संबंध है, क्या लिंक है, उसको उपयोग करके जाना जाता है अवधारणाओं में। ठीक है, दूसरा क्या है कि पूर्व और नए ज्ञान को जोड़कर सक्रिय सार्थक सीखने को बढ़ावा देना। और तीसरा है शिक्षा अनुसंधान और समस्या समाधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में ये उपयोगी होता है। साथ ही साथ रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब कार्ल जंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लोग तीनों के बारे में, कि कार्ल जंग जो है मूल रूप और सामूहिक और चेतना पर केंद्रित है इनका सिद्धांत, इनका ये। और मार्टिन ई सेलिंगमैन का सकारात्मक मनोविज्ञान के लिए इनको जाना जाता है और असहायता सीखे, यानी कि इनको इसके लिए सकारात्मक मनोविज्ञान के लिए जाना जाता है, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए इनको जाना जाता है। नोमजे चॉम्स्की जो है सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा इन्होंने दी थी। ठीक है, चलिए अब 8वें क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सृष्टि कक्षा 2 की छात्रा है। ठीक है, उसे शिक्षक द्वारा बुनियादी गणित पढ़ाया गया था। अगले दिन शॉपिंग करते समय उसने दुकानदार द्वारा की गई कुल गलती की ओर इशारा किया। यह किस प्रकार की शिक्षा है। तो सृष्टि जो है कक्षा 2 की छात्रा है और उसको एक बुनियादी गणित जो है वो पढ़ा दिया गया था कि ये बेसिक कैलकुलेशन होता है। अब दूसरे दिन वो क्या गई, शॉपिंग करने के लिए गई थी अपने पेरेंट्स के साथ में दुकानदार, तो दुकानदार जो गलती कर रहा था उसको वो पकड़ ली और उसकी तरफ वो इशारा करती है। तो ये किस प्रकार की शिक्षा है, ऋणात्मक स्थानांतरण है, धनात्मक स्थानांतरण है, द्विपक्षीय स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण है।
तो आंसर इसका क्या होता है, धनात्मक स्थानांतरण है। अब सकारात्मक स्थानांतरण तब होता है या फिर धनात्मक स्थानांतरण तब होता है जब एक संदर्भ में सीखने से दूसरे संबंधित संदर्भ में प्रदर्शन में सुधार होता है। तो जब आप एक चीज़ को सीखते हो तो आपका दूसरा पक्ष जो होता है ना वो मजबूत होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें करेक्शन होता है। ठीक है, तो इस मामले में क्या होता है कि सृष्टि की बुनियादी गणित की शिक्षा, जो लड़की थी क्लास 2 की, उसका जो बुनियादी मैथ्स जो है ना, उसका जो बेसिक मैथ्स है कि कक्षा सीखने से उसे खरीदारी करते समय एक गलती की पहचान करने में मदद मिली। अब वो क्लास में जो भी सीखी थी मैथ्स में, उसका जो बेसिक फंडामेंटल उसका जो क्लियर हुआ क्लास में, वो जो नॉलेज है ना वो हेल्प कहाँ किया, दुकानदार खरीदारी करते समय दुकानदार ने जो बेसिक गलती की उसको पकड़ने में उसको मदद मिला। कहाँ से मिला, जब क्लास में वो सीखी थी उससे मिला। इससे क्या हो गया कि एक संदर्भ था सीखने का क्लासरूम, अब वहाँ से जो कुछ भी सीखी है उसका जो व्यवहारिक जो उसका जो ये था व्यवहार जो था, सामाजिक व्यवहार जो था, यानी कि दुकान से जब वो खरीदने के लिए गई तो वहाँ पर जो गलती हो रही है उसको भी पकड़ रही हो। यानी कि एक का जो है जो डॉट्स है हमारा ना, वो संबंध बना रहा है किसी दूसरे डॉट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नई स्थिति में पूर्व ज्ञान के आवेदन का प्रदर्शन किया गया। यानी कि एक नया सिचुएशन था कि जब वो दुकान में गई है तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आया है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे की, पूर्व के अपने नॉलेज से, यानी कि उसको जो क्लासरूम में जो बेसिक नॉलेज मिला था उससे उसने क्या किया, इस नई स्थिति में उस समस्या का समाधान निकाला, उसको पकड़ लिया। तो सकारात्मक स्थानांतरण जो था वास्तविक जीवन परिदृश्यों में समस्या समाधान को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब नकारात्मक स्थानांतरण तब होता है जब पूर्व अधिगम नए अधिगम में बाधा डालता है। तो नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है, जब आपका जो पूर्व नॉलेज है आपको पहले से मालूम है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब आप अभी सीख रहे हो ना तो ये उसको नकार रहा है कि नहीं वो तो लॉजिक गलत है भाई। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पहले से आपका जो सीखा हुआ चीज़ है, जो नॉलेज है, प्रेयर नॉलेज है, वो क्या कर रहा है, न्यू नॉलेज गेन करने में आपको दिक्कत कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें दोनों में संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। द्विपक्षीय स्थानांतरण में शरीर के एक तरफ से दूसरी तरफ कौशल स्थानांतरित करना शामिल है। ठीक है, अगर आप उदाहरण के लिए बात करें तो दोनों हाथों से लिखना, यानी कि अगर दोनों हाथ से हम लोग लिखते हैं यानी कि द्विपक्षीय स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ का जो कौशल होता है ना वो दूसरी तरफ भी स्थानांतरित हो जाता है। अगर हम एक हाथ से भी अच्छी तरह से लिख लेते हैं और दूसरे हाथ से भी अच्छी तरह से लिख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि एक हाथ का जो कौशल है वो दूसरे हाथ में भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है। शून्य स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है, नए कार्यों पर पूर्व सीखने का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर आप कोई नया चीज़ सीख रहे हैं तो इसका पुराने आपके नॉलेज से यानी कि प्रेयर नॉलेज से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आप जो सीख रहे हो वो प्योर 100% न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। यहाँ पर स्थानांतरण जो बात करी जा रही है ना वो बात करी जा रही है आपके प्रेयर नॉलेज को नए लर्निंग प्रोसेस के साथ में इम्प्लीमेंट करना, जोड़ने के साथ में। सकारात्मक स्थानांतरण सीखने की दक्षता और व्यवहारिक समस्या समाधान को बढ़ाता है। ठीक है, पॉजिटिव है। कक्षा सीखने के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग प्रभावी सकारात्मक हस्तांतरण प्रदर्शित करते हैं। कक्षा में क्लास में आप जो कुछ भी सीखते हैं और वास्तविक दुनिया में जब उसका प्रयोग करते हैं तो वही वास्तव में सकारात्मक हस्तांतरण कहलाता है। तो जो क्लासरूम में जो आप नॉलेज गेन करते हो, जब आप उसको आप व्यवहारिक दुनिया में, सामाजिक दुनिया में जब आप उसका उपयोग करते हैं तो वो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, अब नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, यहाँ पे इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। उसको ऊपर तो मैंने बात किया ही था उसका। जब पहले से सीखे गए कौशल नए सीखने में हस्तक्षेप करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, स्वचालित सीखने के बाद मैनुअल कार चलाना, यानी कि आप ऑटोमेटिक कार चला चुके हैं, अब ऑटोमेटिक कार चला चुके हैं आप, और उसके बाद अगर आपको मैनुअल सीखना पड़े तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक जो सीखे थे उसका कोई यूज़ आप मैनुअल में नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप मैनुअल सीखते हो तो अब आप ऑटोमेटिक जब सीख रहे हैं तो उसमें आपका हेल्प हो जाएगा। लेकिन जब ऑलरेडी आप ऑटोमेटिक सीख चुके हो तो फिर आपको मैनुअल सीखने समय उस ऑटोमेटिक का जो नॉलेज है वो आपको कोई काम नहीं आता। इसको हम बोलते हैं नकारात्मक हस्तांतरण। एक्सक्यूज मी। द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या होता है, एक अंग के विपरीत, ठीक है, दूसरे अंग में स्थानांतरण के साथ सीखा गया कौशल। अगर आप दोनों पैर से गेंद को किक करना जानते हैं, ठीक है, ऊपर में मैंने बात किया था ना कि एक हाथ से अगर आप लिख रहे हो दायां से तो बायां से भी आप अगर उसी तरह से लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं द्विपक्षीय स्थानांतरण।
उसी तरह से अगर आप एक पैर से किक मारते हैं तो जनरली किक किक जो होता है ना, किस पैर से मारते हैं हम लोग? जनरली किक हम लोग मारते हैं अपने दाएं पैर से मारते हैं। तो अगर आप उसी पेस के साथ में अगर बाएं पैर से भी किक मार रहे हो तो ये क्या होता है? द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान नए अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। जैसे पियानो सीखने का शतरंज सीखने से कोई लेना देना नहीं। तो जो आपका पूर्व ज्ञान था कि आप पियानो बजा लेते हो अच्छा से, ठीक है, अब आप क्या सीख रहे हो? शतरंज खेलना सीख रहे हो। तो जो पियानो का जो नॉलेज है उसका शतरंज के सीखने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? शून्य स्थानांतरण होता है नॉलेज का, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है वो। अल्बर्ट बंडूरा के पारस्परिक नियतिवाद मॉडल में निम्नलिखित 3 कारक शामिल हैं। कौन कौन सा है? कौन सा कारक है उसमें? व्यवहार, व्यक्ति, आनुवंशिक और पर्यावरण, ठीक है। तो इसमें जो 3 कारक है शामिल है उसमें कौन सा है? आनुवंशिक, उसका जो सही है। तो बंडूरा का जो पारस्परिक नियतिवाद मॉडल है ना, वो मानता है कि व्यवहार, व्यक्ति और पर्यावरण लगातार बातचीत करते हैं। इसमें कौन शामिल नहीं है? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक कारक जो होता है जबकि विकास में महत्वपूर्ण होता है, इस मॉडल में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है कि तीनों कारक में से कौन, मतलब 3 कारक जो शामिल है वो है और कौन उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है। तो आनुवंशिक कारक जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो जो बंडूरा का जो पारस्परिक नियतिवाद का जो मॉडल था उसमें व्यवहारिक, व्यवहार, व्यक्ति और पर्यावरण, ये तीनों लगातार आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो आनुवंशिक कारक जो होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। तो पारस्परिक नियतिवाद द्विदिश प्रभाव पर जोर देता है, ठीक है, व्यवहार प्रभावित करता है और पर्यावरण और व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होता भी है, ठीक है। तो व्यक्तिगत कारक में संज्ञानात्मक और भावनात्मक पहलू दोनों शामिल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पर्यावरण में बाहरी स्थितिजन्य कारक भी शामिल होते हैं। जो पर्यावरण में है आपका बहुत सारे जो फैक्टर्स होता है, बहुत सारे फैक्टर्स में आपके पास बहुत सारा है, मौसम भी हो सकता है या फिर पर्यावरण में जो अन्य जो घटक होते हैं उसके, वो सब उसमें शामिल होते हैं। और यह समझने में मदद करता है क्या कि सीखने और व्यवहार को गतिशील रूप कैसे दिया जाए, ठीक है। बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत की मुख्य अवधारणा जो है वो यही है। तो अतिरिक्त इसमें हम थोड़ा सा जोड़ लेते हैं कि व्यवहार क्या होता है और व्यक्ति क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में। तो व्यवहार क्या होता है? अवलोकन योग्य क्रियाएं हैं, वो हमारा व्यवहार कहलाता है। जिसको आप अवलोकित करते हो, है ना, जिसको आप देखते हो, है ना, अध्ययन की आदतें, तो ये क्या है? एक अवलोकन योग्य क्रिया व्यवहार है। ये आपका एक बिहेव होता है, तो बिहेव वही होता है जिसको कि हम लोग अवलोकित करते हैं। अध्ययन की आदत है, बिहेव आपका है ये, ठीक है। अब पढ़ने की अलग अलग आदत होता है। तो हर एक व्यक्ति का बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि उसका व्यवहार में होता है, और वो जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? एक रेगुलर प्रैक्टिस होता है, ठीक है। व्यक्ति क्या है? संज्ञानात्मक और भावात्मक अवस्थाएं उसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति जो कि प्रेरित होता है, जो कि प्रेरणा से प्रेरित होता है, प्रेरणा ग्रहण करता है। पर्यावरण क्या होता है? बाहरी प्रभाव को हम लोग पर्यावरण करते हैं। जैसे कक्षा का सेटिंग, अगर मान लीजिए हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें तो प्रकृति का भी होता है एनवायरनमेंट, अगर हम बाहर में सीख रहे हैं तो। और अगर हम लोग कक्षा की बात करते हैं तो कक्षा में क्या होता है? व्यवहार, जो आपसी हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पढ़ने की आदत, किसी बच्चे की खास आदत होती है पढ़ने की, या उसका अपना अध्ययन है कि क्लास में हल्ला हो रहा है फिर भी कोई बच्चा शांति से अपना पढ़ रहा है, ये व्यवहार है। उसी में व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति वो होता है जो एक दूसरे से प्रेरित होता है कक्षा में, जो अलग अलग जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो छात्र हैं वो। और पर्यावरण क्या होता है? उस कक्षा का वातावरण, उस कक्षा का जो सेटिंग है, सीटिंग प्लान, अगर वो जो होता है वो वातावरण कहलाता है। और आनुवंशिक क्या होता है? लक्षणों को प्रभावित करता है जैसे। लेकिन बंडूरा के जो ढांचे का हिस्सा ही आनुवंशिक नहीं होता है। तो उस क्लास में क्या होता है कि जो पर्यावरण है, क्लास का जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति दोनों को प्रभावित करता है, और पूरा का पूरा पर्यावरण भी प्रभावित हो जाता है। कैसे? अगर एक क्लास में 4, मतलब कि जो हाइपर एक्टिव नहीं बोलेंगे यहाँ पर, 4 ऐसे बच्चे जो कि उदंड होते हैं थोड़ा सा, है ना, वो डिस्टर्बिंग माइंड सेट होता है उनका, तो उनको अगर हम 4 को अगर एक ही साथ बैठा देंगे तो क्या करते हैं? पूरे कक्षा के वातावरण को, पर्यावरण को वो सुधार देंगे, है ना, अपने ढंग से, अपने ढंग से वो अपने व्यवहार के अनुकूल वो उसको सुधार देते हैं। लेकिन अगर आप चारों को अलग अलग जगह पर आप सेट कर देते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है पूरे कक्षा में वो अलग हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, जिससे कि कक्षा के बाकी बच्चों का जो व्यवहार है, उनका जो व्यक्तिगत अपना जो ये है वो बदल जाता है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अभिकथन जो है हमारे पास कि व्यक्तिगत प्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है।
कारण क्या दिया हुआ है कि जब व्यक्ति प्रेरित होता है, ठीक है, और सीखने की इच्छा रखते हैं, तो वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होने और जानकारी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि अभिकथन जो था उसका, अभिकथन क्या था कि व्यक्तिगत प्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कारण क्या दे रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रेरित होता है और सीखने की इच्छा रखता है तो वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो जाता है और जानकारी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने की अधिक संभावना को रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होता है कि हाँ, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है वो अभिकथन को अच्छी तरह से व्याख्यात कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन वो अच्छी तरह से वो दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। अब व्यक्तिगत प्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति प्रेरित होता है और सीखने की इच्छा रखते हैं तो वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न हो जाता है और जानकारी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने की अधिक संभावना उसमें पाई जाती है, होती है। तो प्रेरणा जो होता है ना, एक प्रेरक शक्ति के रूप में वहाँ पर कार्य करती है, जो कि जिज्ञासा, प्रयास और दृढ़ता को बढ़ावा देती है, उसको प्रमोट करती है, जिससे कि सीखने के परिणामों में वृद्धि होती है। प्रदान किया गया कारण सटीक रूप से बताता है कि प्रभावी सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रेरणा क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, तो वो तब तक नहीं सीख सकता है जब तक कि वो अपने अंदर से, ठीक है, वो अपने आप को सीखने के लिए तैयार न कर ले, वो अपनी इच्छा को न रख ले। अगर उसको अंदर से सीखने की इच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो जो व्यक्ति का जो अपना इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वही उसको प्रेरित करता है, उसको मतलब कि उसको यहाँ पर सीखने के लिए सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करवाता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित रखने का एक प्रभावी तरीका क्या है? पुरस्कार की पेशकश करना, दंड देना, एक सीखने का माहौल बनाना जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, सूचना के कुल अनुपालन और निष्क्रिय स्वागत को प्रोत्साहित करना। तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें सही क्या है कि बच्चों को जो आंतरिक रूप से प्रेरित रखने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सीखने का माहौल बना दो जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। तो जब आप, एक सही आंसर है ये सी ग, कि क्या करता है, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? सीखने का माहौल बनाना और अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को देना। ठीक है, तो जब स्वायत्तता की भावना बढ़ जाएगी, उसमें आएगी, तो जो इंटरनल जो उसका जो मोटिवेशन होता है ना, वो अपने आप अंदर से आएगा और वहाँ पर क्या होता है, सीखने में खुशी होती है, सीखने में खुशी भी होती है, उनका क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाता है और उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें सुधार होता है। और ये सब क्या होता है कि उसको लगता है कि मुझे भी और डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी उसके अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है सुधार की। ठीक है, जब छात्रों को अपनेपन की भावना महसूस होती है तो वे अधिक व्यस्त और प्रेरित हो जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई काम ऐसा होता है जहाँ पर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, ठीक है, और उसको बहुत मज़ा आता है, तो क्या होता है, उस काम में अपने आप को व्यस्त कर लेता है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, स्वायत्तता छात्रों को उनके सीखने पर कुछ नियंत्रण देना उन्हें अपनी शिक्षा के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो स्वायत्तता क्या होता है, जब आप उसको थोड़ा सा फ्रीडम दे देते हैं, आज़ादी आप अगर दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुमको जो अच्छा लगता है तुम कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि वह जो सीखने का जो होता है ना, उसका नियंत्रण उसके हाथ में रहता है, वो अपने ढंग से सीखता है ना, वो डर उसको नहीं लगता है कि ये टूट जाएगा वो टूट जाएगा, वो अपने ढंग से सीखता है अपने कंट्रोल के साथ में। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी आ जाती है। ठीक है, कि अगर ये एपरेटस मुझे मिला है सीखने के लिए तो उसको बचाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी वो उसको इनकरेज कर रहा है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, उसका इंटरनल जो मोटिवेशन वहाँ पर बढ़ता है और यह जो दृष्टिकोण होता है ना, ये आत्मनिर्णय सिद्धांत का समर्थन करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो जो क्या होता है, जो निर्णय का जो सिद्धांत है वो क्या करता है, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने में स्वायत्तता, क्षमता और संबंधिता के महत्व को जोर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब आप बच्चों को थोड़ा सा सीखने का माहौल देते हैं, उसको थोड़ा सा आज़ादी देते हैं, तो बच्चा अच्छी तरह से सीखता है। अपनेपन से जुड़ाव बढ़ता है, जब आप उसको थोड़ा सा ये करते हैं तो उसका अपनेपन से जुड़ाव बढ़ेगा, अलगाव की भावना उसमें कम हो जाती है। स्वायत्तता जो होती है ना, छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा के लिए सशक्त और जिम्मेदार महसूस कराने में मदद करती है।
ठीक है। आंतरिक रूप से प्रेरित छात्रों को गहरी शिक्षा और समस्या समाधान में संलग्न होने की संभावना अधिक होती है। जो बच्चे इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डीप नॉलेज और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छी तरह से वो इन्वॉल्व अपने आप को कर पाते हैं। पुरस्कार और दंड जैसे बाहरी प्रेरक आंतरिक प्रेरणा को कमज़ोर कर सकता है। ठीक है, आप पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगली बार जब आप उसको पुरस्कार नहीं देंगे तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको पनिशमेंट करते हैं, दंड देते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा अगली बार काम छोड़ देगा, तो हमेशा तो मार खाते रहते हैं, क्या करना है। ठीक है, और अगर आप पुरस्कार भी दे करके प्रोत्साहित करते हैं तो उनको हर बार पुरस्कार चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो उसका जो इंटरनल जो मोटिवेशन होता है उसको वीक करता है। एक सकारात्मक और सहायक सीखने का माहौल बेहतर शैक्षणिक और भावनात्मक परिणामों की ओर जाता है। तो सकारात्मक, अगर पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग माहौल हो, है ना, लर्निंग जहाँ पर सिखाने का माहौल हो, तो वो क्या करता है, एक बेहतर एजुकेशनल और एक सपोर्टिव जो आपके पास होता है भावनात्मक रिजल्ट की ओर वो आपको ले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या योग्यता। तो यहाँ पर आंसर आता है योग्यता जो है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न होता है। एक अच्छा परीक्षण क्या होता है? विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। तो एक अच्छा परीक्षण होता है जहाँ पर विश्वसनीयता भी आपके पास है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी भी है और उसका एक्सपायरी भी है और निष्पक्ष है वो, ठीक है, तटस्थ है वो। तो ये गुण जो होता है परीक्षण उपायों को सटीक, लगातार और पूर्वाग्रह के बिना सुनिश्चित करता है। हालांकि एप्टीट्यूड एक प्रकार के प्रशिक्षण को संदर्भित करता है जो कि क्षमता को मापता है, और यह एक अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, योग्यता जिसको हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड। अब क्या होता है, विश्वसनीयता जो होती है ना, एक प्रशिक्षण या माप उपकरण की स्थिरता को संदर्भित करती है। एक विश्वसनीय प्रशिक्षण बार बार प्रशिक्षणों पर लगातार परिस्थिति में समान परिणाम देता है। एक विश्वसनीय, एक ऑथेंटिक जो अब टेस्ट जो होता है ना, वो आप कितनी बार भी करोगे तो आपको मतलब कि एक समान रिजल्ट ही देता है। तो उच्च विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? कम से कम गलती होना उसमें, मिनिमम उसमें आपके पास एरर होता है, और एक क्या होता है, एक रिलायबल आपको रिजल्ट भी मिलता है। वैधता से क्या तात्पर्य है आपका, कि वैधता क्या होती है? क्या कोई परीक्षण मापता है कि वह क्या मापने का दावा कर रहा है? एक वैध परीक्षण उस अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है जिसका वह मूल्यांकन करना चाहता है। प्रकारों में क्या होता है? सामग्री वैधता, निर्माण वैधता और मानदंड वैधता शामिल है। तो वैधता क्या होता है कि क्या कोई प्रशिक्षण मापता है कि वो क्या मापने का दावा कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जो एक्सपायरी होती है ना किसी भी चीज़ का, वो उसकी जो वैधता, उसका जो लिमिटेशन होता है वो उसको ये करता है। वास्तुनिष्ठता क्या होता है? ठीक है, निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षा परिणाम निष्पक्ष हो और परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित न हो। मानकीकृत प्रक्रियाएं और स्कोरिंग विधियां निष्पक्षता को बढ़ाती हैं। मूल्यांकन में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ये दोनों चीज़ होती है। ठीक है, तो मूल्यांकन में भी निष्पक्षता होनी चाहिए और उसका जो स्कोरिंग है उसमें भी आपकी निष्पक्षता होनी चाहिए। तो निष्पक्षता जो होती है ना, वो सुनिश्चित कर देता है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो टीचर्स का व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं और कॉपी चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई बच्चा आपका बहुत प्रिय हो और उसकी कॉपी आप चेक करते समय थोड़ा सा आप लगाव लगाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्क्स में ऊपर नीचे हो सकता है कि आप उसको अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। और अगर किसी बच्चे के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है तो आप हो सकता है कि उस बच्चे का अच्छे के बावजूद भी आप उसका मार्क्स कट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो परीक्षक होता है उसका व्यक्तिगत निर्णय जो है वो मूल्यांकन पर नहीं जाना चाहिए, उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो क्या था कि कौन सा एक अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता से भिन्न है, तो वो होती है योग्यता। आपकी योग्यता, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी योग्यता जो है किसी चीज़ से प्रभावित हो रही है, ठीक है, आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ में, तो वो क्या करता है, उससे रिजल्ट जो होता है वो प्रभावित होता है, उसकी ये पर डाउट हो जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा वर्ष में अनिवार्य, किस वर्ष से मतलब ये चालू हो गया था आपका, तो 2009 से सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा जो है वो चालू हुई थी, जिसको हम बोलते हैं CCE। ठीक है, तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE को 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत
अनिवार्य किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शैक्षिक और सशैक्षिक यानी कि करिकुलर और को करिकुलर दोनों डोमेन में छात्रों का लगातार मूल्यांकन करके रटना सीखने से समग्र दृष्टिकोण में बदलाव करना था। यानी कि चाह रहे थे लोग कि भाई जो बच्चे का जो मेथड है उनका पढ़ने का रोट लर्निंग जो था उसको हम लोग हटा करके हम लोग क्या करें कि उनका शैक्षिक और उनका गैर शैक्षिक शैक्षिक जिसको हम लोग को करिकुलर और करिकुलर बोलते हैं, डोमेन एक्टिविटी बोलते हैं, उन दोनों के दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाए। यानी कि उसमें हम रटन पद्धति को हटा दें। तो CCE क्या करता है, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करता है, ठीक है, सतत एवं नियमित मूल्यांकन करता है वो। तो परीक्षा के तनाव को कम करता था और सर्वांगीण विकास में वो बढ़ावा देने पर वो पक्षधर था, उस पर केंद्रित था, उस पर वो आधारित था, ठीक है। सो CCE क्या है, अकादमिक और सह पाठ्यक्रम प्रदर्शन का आकलन करता है। तो उसमें क्या था कि आपका सब्जेक्टिव अलग कर दिया गया था और जो उसका सपोर्टिव सब्जेक्ट था उसको अलग कर दिया गया था, उसमें ग्रेडिंग दिया जाता था, ठीक है, कि आप उसमें हम लोग मूल्यांकन जो करते हैं वो विस्तृत रूप में उसमें मूल्यांकन किया जाता था। कौशल आधारित और गतिविधि उन्मुख शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता था। मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षाओं पर निर्भरता को कम करता था। यानी कि आप जो साल भर जो मूल्यांकन कर रहे हैं ना उसका एक एवरेज निकाला जाता था, उससे उसको सीखने को अधिक इंटरैक्टिव और छात्र के अनुकूल बनाने का लक्ष्य उसमें रखा गया था। सुधारात्मक उपायों के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है ये। तो CBSE के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सभी स्कूलों में लागू कर दिया गया था, लेकिन अब ये हट चुका है NEP के आने के बाद। सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। दूसरा है कि पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से वर्ष के अंत में ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समय के साथ बच्चों की शिक्षा और प्रगति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके मूल्यांकन विधि होना चाहिए। 3-4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है आपका वो क्या है कि पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से वर्ष के अंत में ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये किसका था, ये सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का तरीका था ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मूल्यांकन केवल पेपर पेंसिल परीक्षण के माध्यम से वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन जो है वो निरंतर रचनात्मक और सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह पारंपरिक पेपर पेंसिल प्रशिक्षण से अलग होता है, ठीक है, और छात्रों की प्रगति को समझने, प्रतिक्रिया प्रदान करने और अवलोकन, सहकर्मी समीक्षा, पोर्टफोलियो और परियोजना कार्य जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से आगे सीखने की सुविधा प्रदान करने पर यह आधारित था, केंद्रित था ये। तो सामाजिक रचनावादी जो आपका जो कक्षा है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अवलोकन भी हो रहा है, सहकर्मी की समीक्षा भी आ रही है, पोर्टफोलियो भी बन रहा है ना, प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल थी, ठीक है। निरंतर मूल्यांकन पूरे वर्ष सीखने की प्रक्रिया को ट्रैक करता है, कंटिन्यूअस आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, सीखने में सुधार के लिए समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है ये। विविध रणनीतियाँ, क्विज है ना, चर्चा, डिस्कशन, आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट और परियोजनाएं शामिल हैं, प्रोजेक्ट वगैरह इसमें शामिल होता है। समग्र समझ क्या है, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास दोनों पर आधारित होता है, केंद्रित होता है। सहयोगात्मक शिक्षा क्या है, सहकर्मी और समूह आकलन इसमें शामिल होता है। तो सहयोगात्मक क्या होता है, टीम वर्क में काम करने का, आप जो लर्निंग करते हो सहकर्मी से सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, टीम वर्क में सीखते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, अतिरिक्त ज्ञान थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग होता है। रचनात्मक और सतत मूल्यांकन सिद्धांतों के अनुरूप अनुदेशात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखन सुनिश्चित करती है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है कि वर्ष के अंत में जब हम लोग पेपर पेंसिल का परीक्षण होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक पारंपरिक योगात्मक विधि है वो कि हर साल एक लास्ट में एक एग्जाम ले लेना है। जिससे क्या होता है कि जो समग्र शिक्षण प्रगति जो होती है ना को पकड़ने के लिए बिल्कुल ही अपर्याप्त होता है ना, कि वो साल भर में क्या पढ़ा। हो सकता है कि जो बच्चा आपका साल के 6 महीने बहुत ही डल था, ठीक है, डल था, लेकिन लास्ट के जो 6 महीना था उसमें बहुत तेज हो गया, उसका मूल्यांकन अलग ढंग से हो रहा है। हो सकता है कि जो बच्चा साल के शुरुआत के 6 महीने में बहुत ही तेज था, अच्छी तरह से वो पढ़ रहा था, प्रगति कर रहा था, लेकिन कुछ अलग कारणों से, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, सोशल रीजन से अगर उसका अगला 6 महीना का पढ़ाई गड़बड़ा गया और उसका जो लास्ट में जो मूल्यांकन हुआ है वर्ष के अंत में, उसके आधार पर अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही अपर्याप्त है। तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों को देखना पड़ता है, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दोनों को।
समय के साथ प्रगति, विकास और विकास पर जोर देता है, ठीक है, जिससे कि शिक्षकों को सीखने के अंतराल को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की अनुमति मिल जाती है। विविध रणनीतियों में क्या क्या है, ज्ञान का प्रदर्शन करने के विभिन्न तरीकों को बढ़ावा देना और विभिन्न शिक्षण कौशल शैलियों को पूरा करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। पढ़ने से संबंधित सीखने की विकलांगता को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर जो है रेड कलर हो गया है, ये एडिट मतलब कि फॉर्मेटिंग करते समय क्वेश्चन को रेड कर रहा था तो ये भी रेड हो गया एक। तो इसका सही आंसर ये नहीं है, सही आंसर इसका। तो क्या होता है कि पढ़ने से संबंधित सीखने की विकलांगता को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्लेक्सिया, ठीक है। तो ये डिस्लेक्सिया क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे ना, तारे ज़मीन पर पिक्चर में जो कैरेक्टर है बच्चे का, वो क्या होता है, डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है। तो डिस्लेक्सिया क्या होता है, एक सीखने की अक्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने और संबंधित भाषा आधारित प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करती है। तो जो बच्चा होता है ना, उसको पढ़ने में दिक्कत होता है, उसका जो उच्चारण करने में उसको दिक्कत होता है। कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जिसको वो लेटर होता है, उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है कि ध्वनि जो होता है ना, ध्वनियात्मक प्रसंस्करण, जैसे मुझे अभी दिक्कत हो रहा था, तो डिकोडिंग और शब्दों को पहचानने में कठिनाई उसको होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिस्लेक्सिया आबादी के लगभग 5 से 10% को प्रभावित करता है। अगर हम जाने डिस्लेक्सिया के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लें हम लोग यहाँ पर, तो आबादी का लगभग 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से प्रभावित हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप में जो ध्वनि आधारित जो निर्देश शामिल होता है उसमें उसको दिक्कत होता है। और उसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वर्तनी का प्रॉब्लम आता है, समझ का प्रॉब्लम आता है, शब्दावली। तो जो इसमें जो होता है ना, दृश्य हानि या निर्देश की कमी से अलग अलग इसमें प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। सो डिस्कैलकुलिया है ना, तो गणितीय अवधारणाओं के साथ कठिनाई, एक आता है ना डिस्कैलकुलिया जो होता है, उसमें क्या होता है, मैथमेटिकल्स जो आपके पास है उसमें प्रॉब्लम होता है। एक होता है डिस्ग्राफिया, हस्तलेखन और बढ़िया मोटर कौशल को प्रभावित करता है, ये डिस्ग्राफिया, ठीक है। और एक होता है डिस्टीमिया, एक मनोदशा विकार जो सीखने से संबंधित नहीं है। तो आपके पास ये चारों जो था ना, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्टीमिया, ये तीनों हम लोग को समझ में आ गया, साथ साथ समझ में आ गया हम लोग को डिस्लेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंडिकेट करता है कि वह बुद्धि के औसत से ऊपर औसत श्रेणी में है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उनके ग्रेड बहुत कम हैं। उनके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं और लेखन कौशल पर्याप्त है। तो रवि के पास सबसे अधिक संभावनाएं किस चीज़ का है? आप देखिए यहाँ पर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कि एक रवि है जिसका बुद्धि परीक्षण हम लोग यहाँ पर करना है कि वो लड़का जो है वो क्या है कि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उनका ग्रेड बहुत कम है, उसमें बहुत कम नंबर था, लेकिन मैथ में उसका अच्छा है, ठीक है, और लिखने में भी वो बहुत अच्छा है। तो आप बताइए क्या है उसके पास, कौन सी संभावना इसमें आपको नज़र आ रही है? डिस्कैलकुलिया मैथ में जो अच्छा है उसके बारे में है ना, मैथ डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया लेखन डिसऑर्डर, लेखन विकार, और डिस्लेक्सिया पढ़ने का विकार, और डिस्फेसिया भाषा विकार। तब यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर है डिस्लेक्सिया, एक विशिष्ट सीखने का विकार जिसकी विशेषता क्या होती है, अगर वो मैथ में कमज़ोर होता तो हम लोग यहाँ पर बोलते क्या, उसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि विशिष्ट, उसका जो विशेषता क्या हो रहा है कि सटीक और धारा प्रवाह, शब्द पहचान, वर्तनी और डिकोडिंग में उसको कठिनाई होती है, ठीक है, यानी कि किसी भी शब्द का उच्चारण वो ढंग से नहीं कर पाता है। तो औसत से ऊपर की बुद्धि होने के बावजूद डिस्लेक्सिया वाले व्यक्ति पढ़ने की समझ और वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और भाषा आधारित कार्यों जैसे संबंधित विषयों के साथ संघर्ष करते हैं, उनको दिक्कत होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं रवि के बारे में बात करें तो रवि क्या है, गणित में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसके साथ क्या है, लिखने में भी वो अच्छा है, लेकिन पढ़ने और वर्तनी में चुनौती का सामना कर रहा है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्लेक्सिया होने की अधिक संभावना उसमें होती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में बात कर लिया था कि डिस्लेक्सिया जो है ना, हमारी आबादी का 5 से 10% लोगों को ये प्रभावित किए हुए हैं, और बुद्धि के स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। डिस्लेक्सिया का जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होता है, उसका जो बुद्धि स्तर होता है वो औसत भी होता है, हाई भी होता है, ठीक है। तो जो डिस्लेक्सिया से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, इनका मतलब ये नहीं होता है कि वो उनका बुद्धि लेवल कम है, उनका इंटेलेक्चुअल है, वो अच्छे बुद्धिमान होते हैं। और प्रारंभिक रूप में क्या होता है कि हस्तक्षेप पढ़ने और लिखने के कौशल में काफ़ी सुधार उनका हो सकता है अगर हम धीरे धीरे करें तो। टेक्स्ट टू स्पीच जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर क्या करता है
आप जिस टेक्स्ट का उच्चारण करना चाह रहे हैं उसको बोल करके सिखाता है आपको। तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, डिस्लेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको हम लोग हेल्प करते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण विधियाँ होती हैं, आप उनको दिखा करके, सुना करके, ठीक है, और एक्टिविटी के माध्यम से भी आप उनको सिखा सकते हैं। डिस्लेक्सिया एक आजीवन स्थिति है, लेकिन अगर हम लोग उचित रणनीति अपनाएं, उचित हम लोग स्ट्रेटजी फॉलो करें तो इसको हम लोग सुधार सकते हैं, इसको हम लोग कम कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। डिस्कैल्कुलिया गणित विकार होता है, ऊपर हम लोग सीख चुके थे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। डिस्ग्राफिया जो लिखने में प्रॉब्लम होता है, और तीसरा था डिस्फेसिया भाषा विकार, यानी कि भाषा की समझ को और उसके अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। और ये क्या होता है कि जब डिस्फेसिया जो होता है ना, वो जनरली कब आता है, जब मान लीजिए कि आपके माइंड में सर में चोट लग गया, तो क्या होता है वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है उसके अनुसार ये सब आता है। व्यक्ति को बोली जाने वाली भाषा को समझने या विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होता है। तो रवि के मामले में ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा, हम लोग ऑटिज्म विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसमें क्या है, ऑटिज्म के शास्त्रीय और गंभीर रूप शामिल हैं। अब यहाँ पर ऑटिज्म के बारे में बात करते हैं, उस पर हम लोग पूरा चलेंगे यहाँ पर कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है, दूसरा क्या है ऑटिज्म विशिष्ट विकार है, तीसरा है ADH और दूसरा है ADHD। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर हो क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, यानी कि ASD में सामाजिक संपर्क, संचार और दोहराव वाले व्यवहारों के साथ चुनौतियों की विशेषता वाली कई स्थितियां शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लासिकल ऑटिज्म और एस्पर्गर सिंड्रोम और व्यापक विकास संबंधी विकार भी शामिल हैं। तो अब यहाँ पर अगर एक एक करके तीनों को हम लोग देख लें कि ASD क्या होता है और ADHD सब क्या होता है, तो समझ में आएगा। तो ASD में क्या होता है, गंभीरता की अलग अलग डिग्री शामिल होती है ना। लक्षण क्या होता है कि बचपन में ही दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, और प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप से हम लोग, अगर बचपन में अगर आपको दिख गया ASD के बारे में, ठीक है, तो अगर हम लोग उसी समय से इस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो उसमें सुधार संभव हो जाता है। थेरेपी, संचार, सामाजिक कौशल और व्यवहार प्रबंधन पर यह आधारित होता है, जिससे इसको हम लोग कम कर सकते हैं। और ADHD क्या होता है, जैसे ये जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें क्या होता है, इसका कोई इलाज नोन नहीं होता है, लेकिन उपचार जो है लक्षणों को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जो होते हैं ना, हल्के से लेकर गंभीर ऑटिज्म को कवर करता है ये। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि एस्पर्गर सिंड्रोम जो होता है, उच्च कार्यशीलता, ऑटिज्म विशिष्ट विकार, यानी कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो ADH होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ध्यान घाटी की अति सक्रियता होती है, यानी कि जब कम आम संक्षिप्त नाम जो यहाँ पर माना जाता है, यहाँ पर इसको ये कहता है कि मतलब वो छोटा सा होता है ये। और ADHD होता है, वो क्या होता है, ध्यान और अति सक्रियता पर ध्यान केंद्रित करने वाली अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती है। तो ASD जो होता है थोड़ा सा, और ADH और ADHD ये दोनों में, तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक, समझने में ये है। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास में बौद्ध शिक्षा का प्राथमिक योगदान क्या है। ठीक है, एंसेंट इंडिया में, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान अगर हम लोग बात करें नालंदा का, ये सब का, तब तो ध्यान और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना, नैतिक और नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा संस्थान में बौद्ध शिक्षा का क्या योगदान था, प्राइमरी उसका जो कंट्रीब्यूशन किया था वो था नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के लिए बौद्ध धर्म का प्राथमिक योगदान, प्राइमरी जो कंट्रीब्यूशन था, वो था नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जो कि उच्च शिक्षा के केंद्र थे और दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। तो इन संस्थानों ने मठवासी प्रणाली के तहत दर्शन, चिकित्सा, गणित और तर्क सहित विविध विषयों की पेशकश की थी। तो मैं अगर बात करूं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका जो है नालंदा बिहार के ये है आपके पास जो जगह है नालंदा, वहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी खंडहर जो है उसका, नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, अवशेष जो हैं, लेकिन आप वहाँ पर अच्छी तरह से देख पाइएगा ना कि छोटे छोटे मठ बने हुए हैं, जहाँ पर जो रहते थे शिक्षार्थी, वो मठों में रह करके अलग अलग दर्शन, चिकित्सा और अलग अलग सब्जेक्ट को वहाँ पर वो लोग पढ़ते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के अगर आप भ्रमण करें तो उनके अवशेषों को देख करके ही
आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय उसका क्या योगदान था और उसकी क्या वहाँ पर इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, और कहा भी जाता है कि जब उसकी लाइब्रेरी जल रही थी तो वो कई सालों तक जलते रह गए थे। सोचिए कि कितने पुस्तक और कितने सारे मनुस्क्रिप्ट वहाँ पर थे। तो जो इन्होंने बना दिया, विक्रमशिला तो मैं गया नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के पास में ही मैं रहता हूँ, इसलिए मैंने उसका भ्रमण भी किया है और उसको अच्छी तरह से मैंने देखा भी, तो बहुत कुछ समझ में आता है। तो लोगों को चाहिए भी कि कम से कम एक बार जाएं, जितने भी स्कूल आसपास के जो हैं वो। तो अगर मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर कि नालंदा को पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। एंशियंट हिस्ट्री में नालंदा जो है वो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ के रूप में वो बना था, जहाँ पर लोग आते थे, विदेशों से भी आते थे और वो आकर के यहाँ पर ग्रहण करते थे शिक्षा। पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा था, जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक दोनों विषय शामिल थे। इन विश्वविद्यालय ने सीखने के लिए वाद विवाद आधारित और जांच उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित मतलब ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा ने एकेडमिक उत्कृष्टता के साथ साथ अनुशासित और नैतिक जीवन के महत्व पर भी जोर दिया था। ठीक है, ध्यान और आत्म साक्षात्कार व्यक्तिगत विकास का हिस्सा था यहाँ पर, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका तक्षशिला हो। ठीक है, दोनों में क्या था यहाँ पर कि लोगों को, विक्रमशिला हो, लोगों को, तक्षशिला जो था वो आपका इसके समय में क्या बोलते हैं, चाणक्य के समय में वो आपका आया था वो सब। ठीक है, तो उस समय तो वो आसपास का ही सारा का सारा जो समय है वो आसपास का ही सब समय है वो वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या था कि नैतिक और नैतिक शिक्षा एक विशेष रूप से वहाँ पर प्रदान की जाती थी, लेकिन विरासत को स्थापित बौद्ध धर्म के लिए अधिक जिम्मेदार वहाँ पर ठहराया जाता है। लेकिन उसका जो विरासत था वो आपका बौद्ध धर्म के साथ में जुड़ा हुआ था। तो अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास में आपको बहुत सारे बौद्ध मठ आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, एकदम प्योर है। आप कभी जाइएगा वहाँ पर ना, आप बैठिएगा ना, एकदम पीस, गजब का पीस है वहाँ पर, एकदम माइंड आपका एकदम फ्रेश हो जाता है। आप जब वहाँ पर जाके बैठेंगे तो ध्यान लगाएंगे तो बहुत मज़ेदार है, एकदम प्योर होकर आप बाहर निकलते हैं वहाँ से, बहुत ही अच्छा है, एकदम अद्भुत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सांख्य दर्शन आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान में किस प्रकार योगदान देता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे ना अपने पहले क्लास में। अगर आप मेरा पहला क्लास देखेंगे, क्लास 1 वीडियो देखेंगे, तो आपको सांख्य दर्शन के बारे में आपको वहाँ पर पता चलेगा। आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके चेतना और पदार्थ की अपनी अवधारणा के माध्यम से मानव स्वभाव के दोनों पहलुओं की व्याख्या करते हुए और नैतिक शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका पर बल देकर शून्य की अवधारणा का परिचय देकर। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा है, तो उसका योगदान क्या रहा है। सांख्य दर्शन जो है ना, पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ, यानी कि चेतना पदार्थ है ना, दोनों पुरुष और प्रकृति दोनों की अपनी अवधारणाओं के माध्यम से आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान में योगदान देता है। तो अगर हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो उसमें प्रमुख रूप से 2 शब्द हैं, वो है चेतना और दूसरा है पदार्थ। एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति, और इसी पर उनका पूरा का पूरा दर्शन जो है वो आधारित है, जो कि मानव प्रकृति के दोहरे पहलुओं पर, यानी कि मन और शरीर को समझने में मदद करता है। यह द्वैतवाद मानव अनुभूति, व्यवहार और शैक्षिक रणनीतियों के विकास की खोज के लिए आधारभूत है, जो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों का पूरा करता भी है, ध्यान देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सांख्य का जो द्वैतवाद जो था वो क्या था, समग्र शैक्षिक दृष्टिकोण को समझाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, मानसिक और शारीरिक दोनों के सीखने के बीच के अंतर का आधार भी प्रदान करता है, यानी कि संज्ञानात्मक मानसिक और व्यवहारिक यानी कि शारीरिक दोनों के सीखने के बीच का जो अंतर होता है उसको भी वो बेस देता है, आधार प्रदान करता है। बौद्धिक और व्यवहारिक कुशलता को कौशल को संतुलित करता है और शैक्षणिक प्रथाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये जो सांख्य दर्शन वो क्या करता है, ये पाठ्यक्रम में माइंडफुलनेस और शारीरिक कल्याण के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। तो माइंडफुलनेस और शारीरिक कल्याण जो हम लोग आज अभी हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, इसको भी वो प्रोत्साहित करता था, प्रमोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विकास वेदांत के लिए अधिक प्रासंगिक होता है। ठीक है, नैतिक शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका जो है वह न्याय दर्शन के साथ संरेखित होती है। ये सब थोड़ा सा शॉर्ट है जो MCQ में आपका काम भी आ जाएगा। शून्य की अवधारणा का श्रेय भारतीय गणितज्ञों को दिया जाता है, जो सीधे सांख्य से संबंधित नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, वो क्या है कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी के योगदान के रूप में यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है।
इंद्रिय धारणा, अवलोकन, और इसके साथ क्या है, आगमनात्मक तर्क, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता। तो ये जो आपके पास क्या है, एक अनुक्रम है ये, ठीक है, कि इंद्रिय धारणा, अवलोकन, आगमनात्मक तर्क, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। दूसरा क्या है, आगमनात्मक तर्क पहले आया, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता बाद में, उसके बाद है इंद्रिय धारणा और उसके बाद है अवलोकन। और तीसरा है कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, इंद्रिय धारणा, आगमनात्मक तर्क और अवलोकन। और चौथा है अवलोकन, इंद्रिय धारणा, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और आगमनात्मक तर्क। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके पास इंद्रिय धारणा, अवलोकन, तब आपके पास है आगमनात्मक तर्क और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता। चलिए देखते हैं इसको भी। यथार्थवाद का प्रमुख सिद्धांत का सही क्रम क्या है? पहला है संवेदी बोध, है ना। यथार्थवाद जो है ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में संवेदी अनुभव के महत्व पर जोर देता है, ठीक है। अब यथार्थवाद मानता है कि ज्ञान संवेदी इनपुट से शुरू होता है और जहाँ वस्तुओं को वैसा ही माना जाता है जैसा कि वो वास्तव में है। दूसरा क्या होता है, अवलोकन। बोध के बाद अवलोकन है, बोध के बाद यथार्थवाद अवलोकन पर जोर देता है। जब आपके पास नॉलेज आ जाए, आप जान जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप ऑब्जर्वेशन का काम कीजिए, अवलोकन का काम कीजिए वहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि प्राकृतिक दुनिया की सावधानी पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं, उसको हम लोग मतलब कि उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यथार्थवादी तर्क देता है कि तथ्यों और घटनाओं का वास्तुनिष्ठ अवलोकन वास्तविकता की गहराई की समझ की ओर ले जाती है। तो इसका क्या था, देखिएगा क्रमिक में क्या था, इंद्रिय धारणा, आपका जो सेंस ऑर्गन जो है, आपका सेंस से आपको क्या नॉलेज मिलता है, आँखों से आप क्या देखते हो, जीभ से आप क्या महसूस फील करते हो, ठीक है, नाक से आप क्या सूंघते हो। ये जो इंद्रिय धारणा, जब नॉलेज आपको मिलता है ना, ज्ञान है, उससे जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो और उससे जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो आप तर्क वितर्क करते हो और वहाँ पर जो आपको आंसर मिलता है ना, वही आपका क्या होता है, वस्तुनिष्ठ अवलोकन के आधार पर जो वास्तविकता जो आपको पता चलती है ना, वो आपको क्या करती है, किसी भी चीज़ के गहराई की समझ की ओर ले जाती है, ठीक है। अब क्या है, आगमनात्मक तर्क क्या होता है, यथार्थवादी आगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, विशिष्ट अवलोकन से सामान्य निष्कर्ष पर जाना, ठीक है। अब यह तार्किक प्रक्रिया जो होती है दुनिया के बारे में क्या होता है, विश्वसनीय ज्ञान बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका चौथा क्या है, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। तो यथार्थवादी एक बाहरी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में विश्वास करते हैं जो कि मानवीय विचारों या धारणाओं से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ज्ञान को इस वास्तविकता से प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है कि वह क्या है, वह सत्य है और उसके वो अनुरूप, ठीक है। तो ये उसका एक अनुक्रम था, जिसमें कि उस अनुक्रम में क्या था कि हम लोग बात कर रहे थे उस अनुक्रम में कि इंद्रियाँ यानी कि अपना सेंस ऑर्गन्स जितने भी हमारे पास हैं, इंद्रियाँ जो हम लोगों ने देखा था उसमें, उसकी अवलोकना के आधार पर जो हम लोग छोटे छोटे तार्किक तर्क करते हैं वहाँ पर और रिसर्च करते हैं, और उसके बाद जो ज्ञान मिलता है वही आपका वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी का मेन दिया हुआ ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कुछ जान लेते हैं यहाँ पर कि यथार्थवाद किस बात पर जोर देता है। यथार्थवाद इस बात पर जोर देता है कि बाहरी दुनिया का जो मानवीय धारणा से वो स्वतंत्र होता है। कौन? यथार्थवाद। यथार्थवादी जो दर्शन में है, दुनिया को समझने के लिए संवेदी अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवलोकन और प्रमुख मुख्य विधियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो चौथा क्या है, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण करने के लिए आगमनात्मक जो तर्क है वो आवश्यक होता है। पाँचवा, यथार्थवाद इस विचार को बढ़ावा देता है कि शिक्षा व्यवहारिक होना चाहिए और वास्तविक दुनिया के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। छठा क्या है, यथार्थवाद को अक्सर आदर्शवाद के विपरीत माना जाता है जो भौतिक वास्तविकता पर मन और विचारों पर जोर देता है। समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लें। ये तो हमारे पास है कि यथार्थवाद क्या क्या चीज़ों पर फोकस करता है, उसके बारे में एक ब्रीफ यहाँ पर नॉलेज हम लोग को मिल गया। अब क्या होता है कि संवेदी धारणा जो होती है ना, वो क्या होता है कि यथार्थवाद में संवेदी अनुभवों को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में दुनिया में मतलब ये पहला कदम माना जाता है। ये क्या करता है, ये हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम दुनिया को वैसा समझते हैं जैसा कि वो वास्तव में है, दिखता है, या फिर हम उसको महसूस करते हैं, जो कि हमारे आगे की समझ के लिए एक आधार प्रदान करता है। आगे की दुनिया को समझते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब अवलोकन क्या करता है? अवलोकन, यथार्थवाद जो है सावधानी पूर्वक अवलोकन की भूमिका को महत्व देता है। अब अवलोकन के माध्यम से ही दुनिया के बारे में हम लोग अलग अलग तथ्य इकट्ठा करते हैं, फैक्ट मतलब कलेक्ट करते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग सटीक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं ये, और जो भी रिजल्ट निकालते हैं उसे हम लोग समझते हैं, वही हमारा नॉलेज अंत में होता है।
यथार्थवादी शिक्षक छात्रों को भौतिक दुनिया से जोड़ने और अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आगमनात्मक तर्क यह प्रक्रिया विशेष तथ्यों से सामान्य नियमों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, कई गिरती हुई वस्तुओं को देखने के बाद कोई व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अनुमान लगा सकता है। ठीक है, यथार्थवादी वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान के निर्माण के लिए इस पद्धति पर भरोसा करते हैं। कौन? यथार्थवादी लोग। तो वास्तुनिष्ठ जो वास्तविकता होती है वो क्या होती है? यथार्थवाद मानव विचार से बाहर की दुनिया के अस्तित्व पर वो दृढ़ होता है और उस चीज़ को मानता है। यह विश्वास वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्याओं का विरोध करता है और इस बात पर जोर देता है कि सत्य वही है जो इस बाहरी वास्तविकता से मेल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देता है। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको लगे, लेकिन वहाँ पर क्या करना है, इसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर सुनिएगा तो कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म होगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि वर्ड जो है वो कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं मुख्य बिंदु पर कि यथार्थवाद एक वस्तुनिष्ठ दुनिया पर जोर देता है कि जो धारणा से स्वतंत्र रूप में मौजूद है। ज्ञान इकट्ठा करने के लिए क्या होता है? संवेदी डेटा महत्वपूर्ण होता है। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य सत्य के निर्माण की अनुमति देता है। यथार्थवाद आदर्शवाद के अपोजिट है जो भौतिक दुनिया के बजाय मन और विचारों पर आधारित है, केंद्रित है। शिक्षा में यथार्थवाद व्यवहारिक अनुभव आधारित सीखने की वकालत करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये सब। अब चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के संदर्भ में व्यवहारिकता की गलत व्याख्या को दर्शाता है? तो व्यवहारिकता का मानना है कि मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया की स्थिति में उनके व्यवहारिक परिणामों और उपयोगिता के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिकता बताती है कि ज्ञान निरपेक्ष है और इसकी वैधता इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग से स्वतंत्र है। तीसरा कि एक व्यवहारिक शैक्षिक सेटिंग में पाठ्यक्रम छात्रों की ज़रूरतों और सामाजिक परिवर्तनों के लिए लचीला और अनुकूल होना चाहिए। और चौथा क्या बोल रहा है कि व्यवहारिकता इस बात की वकालत करती है कि छात्रों को स्थापित तथ्यों को याद रखने के बजाय अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखना चाहिए। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? व्यवहारिकता बताती है कि ज्ञान क्या है? निरपेक्ष है और इसकी वैधता इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग से स्वतंत्र होता है। चलिए कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। व्यवहारिकता इस विचार को मौलिक रूप से खारिज करती है कि ज्ञान निरपेक्ष या अपरिवर्तनीय है। इसके बजाय यह दावा करता है कि ज्ञान को उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग और उपयोगिता के माध्यम से मान्य किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिकता के अनुसार क्या होता है? सत्य एक निश्चित इकाई नहीं है बल्कि अनुभव और प्रयोग के माध्यम से लगातार नया रूप लेता है। ज्ञान जिसे कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, व्यवहारिक दर्शन में बहुत कम मूल्य का है। ठीक है, इसलिए बी गलत कथन है। कथन सही कौन होगा? ए होगा, क्योंकि व्यवहारिकता हम लोगों ने किस बात पे था? व्यवहारिकता का मानना है कि मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को अच्छा चलिए ठीक है, उत्तर हमने यहाँ पर गलत लिखा है। तो क्या कहता है कि सही है, क्योंकि व्यवहारिकता इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि नैतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन वास्तविक दुनिया के संदर्भों में उनके परिणामों और उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, और सी क्या बोलता है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को सटीक रूप से दर्शाता है कि पाठ्यक्रम को छात्रों की विकसित जरूरतों और बदलते समाज की मांगों को पूरा करने के लिए अनुकूलनीय होना चाहिए। और कथन डी क्या होता है कि व्यवहारिकता के अनुभवात्मक सीखने पर जोर देने के साथ साथ संरेखित करता है, जहां छात्र अनुभव और प्रयोग के माध्यम से अपने पर्यावरण से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्यवहारिकता और ज्ञान को निरपेक्ष के बजाय सापेक्ष और विकासशील के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि व्यवहारिकतावादियों के लिए ज्ञान क्या है? उपयोगिता में सर्वोपरि होता है और इसका मूल्य वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में प्रयोज्यता से मापा जाता है। ठीक है, और दूसरा ये बोलता है कि अनुभवात्मक अधिगम जो होता है वो क्या बोल रहा है कि व्यवहारिकता में अधिगम अनुभव पर केंद्रित होता है, जहाँ पर छात्र करके और प्रयोग करके सीखता है और दुनिया के साथ बातचीत के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं? सार्थक समझ का निर्माण करते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है कि नैतिक व्यवहारिकता एक जो होता है, तो व्यवहारिकता हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग ढंग से। ठीक है, तो नैतिक व्यवहारिकता मूल्यों और नैतिक मानकों को निश्चित नहीं माना जाता है, बल्कि नैतिक और व्यवहारिक मुद्दों को हल करने में उनकी प्रभावशीलता के आधार पर आंका जाता है। लचीला पाठ्यक्रम क्या है? यहाँ पर व्यवहारिकता एक ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत करती है जो कि न कठोर हो बल्कि छात्रों और समाजिक की बदलती ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी हो और उसके आधार पर ही हो। ठीक है, शिक्षक की भूमिका क्या है? यहाँ पर शिक्षक को एक मार्गदर्शक या सुविधाकर्ता के रूप में देखा जाता है, फैसिलिटेटर और
एक काउंसलर के रूप में देखा जाता है, गाइड के रूप में देखा जाता है, जो छात्रों को अपने पर्यावरण के साथ साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान का पता लगाने के लिए और पूछताछ करके अपने और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। समस्या समाधान का क्या होता है ध्यान, कि व्यवहारिक शिक्षा समस्या समाधान कौशल, आलोचनात्मक सोच और अनुकूलशीलता को बढ़ावा देती है। ठीक है। छात्रों को लगातार बदलती दुनिया में नेविगेट करने के लिए उसको तैयार करता। तो आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, किसका क्या है, तो आप इस आंसर पर खुद से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा आंसर यहाँ पर ठीक है तो इसको एक बार से चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अतिरिक्त यहाँ पर थोड़ा सा एक दे लेते हैं कि क्या होता है मूल्य और परिणाम क्या होता है। तो मूल्य और परिणाम जो होता है, व्यवहारिकता इस बात पर जोर देती है कि नैतिक और नैतिक मूल्यों को उनके व्यवहारिक परिणामों से निर्धारित किया जाना चाहिए, है ना। अच्छा वह है जो व्यवहार में सबसे अच्छा काम करता है, ना कि वह जो अमूर्त आदर्शों के अनुरूप। ठीक है। पूर्ण ज्ञान क्या होता है, पूर्ण ज्ञान व्यवहारिकता पूर्ण ज्ञान को अस्वीकार करती है। व्यवहारिकतावादियों के लिए क्या है, सत्य अंतिम है और नए अनुभव और सूचनाओं के प्रकाश में आने पर परिवर्तन के अधीन है। ज्ञान अपने उपयोग से स्वतंत्र नहीं है, इसे लगातार व्यवहारिक परिणामों द्वारा परखा और नया रूप दिया जाता है। ठीक है। अब लचीला पाठ्यक्रम क्या होता है यहाँ पर, कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को अनुकूलनीय बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लचीला है ये। और ये क्या होता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अनुभव के माध्यम से सीखना, व्यवहारवादियों का दृढ़ विश्वास है कि छात्रों को सक्रिय सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, जहाँ पर वो क्या करते हैं, तथ्यों को रटने के बजाय ज्ञान का निर्माण करने के लिए अपने परिवेश के साथ साथ प्रयोग और बातचीत करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है कि व्यवहारवाद जो होता है, व्यवहारवाद सक्रिय अनुभव पर आधारित सीखने और आलोचनात्मक सोच पर जोर देता है। ठीक है। सत्य को सापेक्ष माना जाता है और पूर्ण निश्चितता के साथ व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से मान्य किया जाता है। नैतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन व्यवहारिक मुद्दों को हल करने में उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। व्यवहारवाद एक अनुकूली पाठ्यक्रम को बढ़ावा देता है, जो कि छात्रों की ज़रूरतों सामाजिक बदलावों को दोनों को दर्शाता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, स्थिर ज्ञान को प्रोत्साहित करने के बजाय पूछताछ को सुविधाजनक बनाने और सीखने की प्रक्रिया को गाइडेड करने की, मैनेज करने की ओर जोर देता है, बल देता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है, कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चों में निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है। संवाद, वैराग्य, ऋणात्मक प्रबलन और कंडीशनिंग। इसका जो सबसे अच्छा आंसर वो है, वो ये है कि समाज रचनात्मक कक्षा में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जीपीडी जिसको हम लोग बोलते हैं, लेव बायोस्की द्वारा प्रस्तुत एक अवधारणा है, जिसमें क्या है कि सार्थक संवाद और बातचीत के माध्यम से स्थापित की जाती है। यह क्षेत्र इस बात के बीच के अंतर को दर्शाता है कि शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और मार्गदर्शन और सहयोग से वो क्या हासिल कर सकता है। तो जब वो संवाद होगा तभी जो शिक्षार्थी है वो क्या करता है, मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन और सहयोग से अपने नई चीज़ को वो हासिल करता है। साथियों और शिक्षकों के साथ संवाद, ठीक है, संवाद मंचन को सक्षम बनाता है। ठीक है। जहाँ शिक्षार्थी को उनकी वर्तमान क्षमता जो उसके पास होती है उससे आगे बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जीपीडी और मचान ये क्या होता है। शिक्षक और साथियों के समर्थन के माध्यम से जीपीडी के भीतर प्रभावी ढंग से सीखा जाता है। ठीक है। और संवाद की क्या भूमिका होती है यहाँ पर, आलोचनात्मक सोच, विचारों को साझा करना, है ना, और ज्ञान के सह निर्माण को बढ़ावा देता है। तो जब आलोचनात्मक सोच और विचार आपस में शेयर किए जाते हैं, सही मतलब कि बांटे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि साथी जो होते हैं उनके ज्ञान में उनका वृद्धि होता है और उनके सोच में हम लोग बढ़ावा देते हैं, उनको सहयोग देते हैं। ठीक है। तो सहयोगात्मक शिक्षण क्या होता है, सक्रिय भागीदारी और साझा समस्या समाधान को ये प्रोत्साहित करता है। प्रतिक्रिया और छात्र प्रश्न छात्रों को उनके जीपीडी के माध्यम से मार्गदर्शन करने का अभिन्न अंग होता है ये। ठीक है। गतिशील बातचीत क्या होता है, गहरी समझ और संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डायनामिक डिस्कशन करें यहाँ पर, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपना आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। संवाद क्या होता है, सामाजिक रचनावाद के लिए केंद्रीय या शिक्षार्थियों को उनकी समझ को स्पष्ट और परिष्कृत करने में मदद करता है संवाद। ठीक है। अरुचि संलग्नता के विपरीत सीखने में बाधा डालता है। अगर आप संलग्न हैं, इन्वॉल्व हैं लर्निंग प्रोसेस में, लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और सक्रिय भागीदारी को उसको रोक देता है।
नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, हालांकि यह व्यवहार को संशोधित कर सकता है, लेकिन यह आंतरिक प्रेरणा और सार्थक सीखने को बढ़ावा देने के सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं है। कंडीशनिंग क्या होता है? उत्तेजना। कंडीशनिंग हम लोग कुत्ते वाले एग्जाम्पल पर बात कर चुके थे, ठीक है। तो उस पर पैटर्न पर, एक खास पैटर्न पर ये क्या कहता है? उत्तेजना प्रक्रियावादी पैटर्न पर यह ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि एक खास पैटर्न बन जाता है जिस पर कि उत्तेजना वहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? अधिक व्यवहारवादी है ना। तो जैसी पर एक प्रतिक्रिया होता है ना, उत्तेजना अपने आप वहाँ पर आ जाती है। कौन सा समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक एकजुटता और साझा मूल्यों की भावना पैदा करने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देता है? कार्यात्मकता, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, उत्तर आधुनिकवाद है। इसका जो सही आंसर हो क्या हो गया? कार्यात्मकता, है ना। कार्यात्मकता। कार्यात्मकता क्या है? सामाजिक एकजुटता और साझा मूल्यों की भावना पैदा करने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देती है। एमिल दुर्खीम से जुड़ा यह दृष्टिकोण शिक्षा को व्यक्तियों के समाजीकरण और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में देखा जाता है। उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू एक और भी आ सकता है ना, कि एमिल दुर्खीम का जो दृष्टिकोण था वो क्या है, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग आ सकता है। ये भी हो सकता है कि शिक्षा को व्यक्तियों और सामाजिकरण और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में देखा जाता है। यह किसका दृष्टिकोण है? तो ये सभी इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। कौन सा समाज शास्त्रीय सिद्धांत समाज के भीतर शक्ति, गतिशीलता और असमानताओं पर केंद्रित है, विशेष रूप से शिक्षा के संदर्भ में? तो कार्यात्मकता, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, संघर्ष सिद्धांत और संरचनावाद। इसका जो आंसर वो है संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत क्या है? समाज के भीतर शक्ति की, गतिशीलता और असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से शिक्षा के संदर्भ में। कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित यह सिद्धांत समाज को सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में देखता है और शिक्षा को यथास्थिति और सत्ता संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने के साधन के रूप में भी देखता है। क्यों? इसको संघर्ष सिद्धांत, ठीक है। अगला जो आता है वो क्या है? समाजीकरण एजेंटों के रूप में सहकर्मी समूहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? व्यक्तिगत विकास पर उनका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। वे केवल सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत मूल्यों को नहीं। वे किसी व्यक्ति की पहचान और विश्वासों को आकार देने में मदद करते हैं। वे केवल बचपन के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समाजीकरण एजेंट के रूप में सहकर्मी समूहों के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? उसमें वे किसी व्यक्ति की पहचान और विश्वास को आकार देने में मदद करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि सहकर्मी समूह किसी व्यक्ति की पहचान और विश्वास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। किशोरावस्था और उसके बाद साथियों के बीच का जो बातचीत होता है, उनका जो संबंध होता है, उनका जो सामाजिक संबंध जो होता है, उनका जो भावनात्मक संबंध होता है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास पर जो गहरा असर पड़ता है इन सभी चीज़ों का, ठीक है। सहकर्मी समूह क्या होता है? समाजीकरण बनाता है। वहाँ से किसी भी बात की उनकी स्वीकृति मिलती है और आपस में अपनेपन का अवसर मिलता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्तिगत मूल्य, दृष्टिकोण और पहचान के निर्माण में वो योगदान देता है। वे व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया, सामाजिक मानदंडों को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखिए सहकर्मी समूह क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, विकल्प भी देता है और व्यक्ति को समाज में स्वयं और उनके स्थान की भावना विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं कि सहकर्मी क्या होता है? समूहों का व्यक्तिगत विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। खास करके किशोरावस्था के दौरान जब सहकर्मी संबंध तेजी से प्रभावशाली हो जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं ना वो दोस्ती बहुत तेजी से करते हैं। तो ये क्या होता है कि सहकर्मी संबंध बन रहा है, आपस में दोस्त बनाने का जो प्रवृत्ति होता है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है कब? जब बच्चे किशोरावस्था में रहते हैं। तो अब इनसे क्या होता है? इनका सामूहिक जो सामाजिक व्यवहार होता है और व्यक्तिगत मूल्य दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। उन दोनों का जो साझा अनुभव होता है, बातचीत का माध्यम से जो दृष्टिकोण में जो बदलाव आता है, विश्वास में जो विश्वास जो बनता है, और इससे क्या होता है? उनके मूल्यों में एक नया आकार, नया आयाम उनको मिलता है, ठीक है। सहकर्मी समूह बचपन से परे व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, खासकर किशोरावस्था और वयस्क होने के दौरान। सहकर्मी संबंध और सामाजिकरण जीवन के विभिन्न चरणों में प्रभावशाली बने रहते हैं। इसका सही आंसर था हमारे पास सी, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बच्चे के समाजीकरण में मीडिया की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मीडिया विशेष रूप से बच्चों में शैक्षिक कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देता है। परिवार और स्कूल की तुलना में बच्चों के समाजीकरण पर मीडिया का सीमित प्रभाव पड़ता है। मीडिया बच्चों के मूल्यों, व्यवहारों और दुनिया की धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक विकास पर केंद्रित है। इन चारों में से जो हमारे पास जो सही आंसर है वो बोल रहा है क्या कि अब बताइए कि ए, बी और सी, तो 4 अवधारणा यहाँ पर आपको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है कथन है ये, और इसमें से सही आंसर आपको चुनना है कि ए, बी और सी 3 कथन सही है, केवल ए और डी सही है, बी, सी और डी सही है, केवल सी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है? केवल सी सही है। मीडिया बच्चों के मूल्यों मीडिया मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक विकास पर केंद्रित होता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी क्या करता है मीडिया? मीडिया बच्चों के, है ना, केवल सी, मीडिया बच्चों के मूल्यों, व्यवहारों और दुनिया की अवधारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन सा आंसर है? सी आपका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कट कर देना है डी को। ठीक है, डी आपका यहाँ पर गलत है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो सी जो है मीडिया मूल्यों के, बच्चों के मूल्यों, व्यवहारों और दुनिया की धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रिंट जैसे विभिन्न रूप के माध्यम से मीडिया बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और जीवन शैली से परिचित कराता है, जिससे कि क्या होता है, बच्चों में सामाजिक मानदंड, दुनिया में उनके स्थान की उनकी समझ प्रभावित होती है। मीडिया दूसरों के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण, खुद के बारे में उनके विश्वास और सामाजिक संदर्भों में उनके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि मीडिया क्या करता है? विशेष रूप से बच्चों में शैक्षणिक कौशलता और ज्ञान को बढ़ावा देता है। यह गलत है कि क्योंकि मीडिया जो होता है शैक्षिक कौशल से परे मनोरंजन, सामाजिक मुद्दों और बहुत कुछ सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर देता है। तो ये कहना कि मीडिया जो होती है बच्चों में शैक्षणिक कौशल को बढ़ावा देता है, ज्ञान को बढ़ावा देता है, ये पूरी तरह से मतलब कि सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, इंटरटेनमेंट की भी चीज़ आती हैं, तो उसमें मिक्स होता है वो। परिवार और स्कूल की तुलना में मीडिया का बच्चों के समाजीकरण पर सीमित प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट होते हैं। मीडिया भी एक महत्वपूर्ण और कभी कभी अधिक व्यापक भूमिका इसमें निभाता है। ठीक है, और डी क्या बोल रहा है? डी बोलता है कि मीडिया मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बिल्कुल रूप से गलत है ये, क्योंकि मीडिया जो होता है ना, आमतौर पर जो सामग्री होता है ना, वो शारीरिक के बजाय मानसिक आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर वो ज़्यादा फोकस कर देता है, उसको वो ज़्यादा पकड़ता है, उन पर वो संबोधित करता है ना, पॉइंट आउट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाज में मूल्य शिक्षा के महत्व का सटीक वर्णन करता है? ठीक है, यह आर्थिक सफलता और नौकरी के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? समाज में मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। यह व्यक्तिगत धन और वित्तीय स्थिरता के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। दूसरों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी और सहानुभूति की भावना पैदा करने के लिए यह आवश्यक है। इसका समग्र रूप से समाज पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। आंसर क्या होता है इसका? सी होता है। यह व्यक्तियों को दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और सहानुभूति की भावना विकसित करने में मदद करता है। सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए मूल्य शिक्षा आधारित है। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह व्यक्तियों को विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों के प्रति सम्मान और समझ की भावना विकसित करने में भी मदद करता है, और साथ ही साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। तो मॉरल एजुकेशन जो होता है ना, वो क्या होता है? दूसरों के प्रति नैतिक जिम्मेवारी और सहानुभूति की भावना पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एनईपी में मॉरल एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है, और शिक्षक को जो है एक काउंसलर के रूप में अब परिभाषित किया जाता है। ठीक है, कि टीचर इज़ नॉट अ टीचर्स हु टीच इन द क्लास, बट द टीचर्स परफॉर्म द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर एंड काउंसलर in the class. Okay, so teachers now become a counselor, teachers now become facilitators. Okay, so the role of the teachers now change in new education policy and in this new era also. तो आज के समय में टीचर जो है वो क्या हो गया? फैसिलिटेटर बन गया है, और टीचर जो है गाइड बन गया है। टीचर पढ़ाता नहीं है, पढ़ना जो है वो आपको ही पढ़ना है। कब? जब चूँकि आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, छात्र केंद्रित जो शिक्षा हो गई है,
तो वहाँ पर टीचर का रोल बदल जाता है। पहले के ज़माने में था, क्यों? क्योंकि वो शिक्षक उसमें मेन पॉइंट पर रहता था, वो टीचर सेंटर था। इसीलिए निम्नलिखित में तो कौन सा राजनीतिक सामाजिककरण की प्रक्रिया में शैक्षिक संस्थान की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शैक्षिक संस्थान मुख्य रूप से सरकार द्वारा अनुमोदित विचारधाराओं के छात्रों को प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा है, शैक्षिक संस्थान तटस्थ संस्थाएं हैं जो राजनीतिक मान्यताओं को प्रभावित किए बिना पूरी तरह से एकेडमिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। चलो ठीक है भाई। शैक्षिक संस्थाएं विद्यार्थियों में, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, स्पेलिंग से देखते रहिएगा, विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता और नागरिकता मूल्यों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शैक्षिक संस्थान शैक्षिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी भी प्रकार के राजनीतिक जुड़ाव को हतोत्साहित करती है। इसका आंसर होता है सी। शैक्षिक संस्थान राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाती है। वे छात्रों के बीच राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने, नागरिक संबंधी मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिक शिक्षा, कक्षाओं में वाद विवाद और छात्र शासन में भागीदारी जैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय छात्रों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने और नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेवारियों को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। स्कूल में भी हम लोग देखते हैं ना कि बच्चों में हाउस कैप्टन होता है, स्कूल कैप्टन होता है, क्लास मॉनिटर होता है। ये सब क्या होता है? तो ये सब क्या होता है, उनमें हम लोग क्या कहते हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी और अपने अधिकारों को, एक नागरिक होने के नाते क्या क्या उनका कर्तव्य और क्या क्या उनका राइट्स है, उस पर वो लोग को बताया जाता है, उनको समझाया जाता है। और यही कौशल जो होता है, यही चीज़ जो होता है यूनिवर्सिटी में भी आता है, जहाँ पर वो लोग छात्र नेता बनते हैं और अलग अलग ढंग से अपने कार्यों को करते हैं, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं। ठीक है। जबकि यह संभव है कि कुछ शैक्षिक सेटिंग्स जो है विशिष्ट विचारधाराओं को बढ़ावा देती है। यह संभव है कि कुछ ऐसे भी स्कूल्स और कॉलेज होते हैं जो कि अपने एक खास विचारधारा को आगे लेकर बढ़ते हैं। शैक्षिक संस्थान की प्राथमिक और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका प्रेरित करना नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच को शिक्षित करना और बढ़ावा देना है। ठीक है। हालांकि हम लोग एक आदर्श रूप में अगर माने तो शैक्षिक सेटिंग को क्या होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए। वो अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम और शैक्षिक वातावरण के माध्यम से राजनीतिक विश्वासों को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस विकल्प के विपरीत शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं ना, वो अक्सर क्या करते हैं, समाज में सोच समझकर योगदान देने वाले अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को विकसित करने के एक हिस्से के रूप में राजनीतिक जुड़ाव को भी प्रोत्साहित करता है। पाठ्यक्रम परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया में शैक्षिक प्रशासकों की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? ठीक है। तो प्रशिक्षकों को पाठ्यक्रम परिवर्तन मॉडल करने के लिए सीधे शिक्षण पाठ्यक्रम, पारंपरिक शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम मानकों के सख्त पालन को लागू करना, शिक्षकों को संसाधन और सहायता प्रदान करके पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, शैक्षिक नीतियों और सामाजिक आवश्यकताओं जैसे बाहरी प्रभाव से पाठ्यक्रम विकास को अलग करना। तो इसमें पाठ्यक्रम परिवर्तन और सुधार की जो प्रक्रिया है, उसमें शैक्षिक प्रशासक जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? उनका रोल होता है समाधान, शिक्षकों को संसाधन और सहायता प्रदान करके पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। तो आंसर जो सी है आपका जो है ना, यहाँ पर ग ऑप्शन जो है वही सही है। पाठ्यक्रम परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया में शैक्षिक प्रशासक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शैक्षिक प्रशासक क्या करते हैं? पाठ्यक्रम का विकास करते हैं, सुधार का समर्थन करने वाले वातावरण को बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। वे संसाधनों को आवंटित करके पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करते हैं और एक सहयोगी माहौल को बढ़ावा देकर ऐसा करते हैं जहां पर शिक्षक प्रयोग कर सके, नवाचार कर सके और वहां पर उस चीज़ को आगे प्रमोट कर सके। प्रशासक पाठ्यक्रम को व्यापक शैक्षिक नीतियों के अनुसार संरेखित करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर किसकी हो, समाज की हो। ठीक है। परिवर्तन समाज और छात्र आबादी की उभरती ज़रूरतों को वहाँ पर दर्शाया जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, करिकुलम जो डिज़ाइन करते हैं, उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। ठीक है। जबकि क्या होता है, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं। उनकी भूमिका पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं, बल्कि उन लोगों का समर्थन करता है जो उसको पढ़ाते हैं। ठीक है। पारंपरिक तरीकों का सख्ती से पालन करने के बजाय प्रभावी प्रशासक शिक्षण प्रथाओं में नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देते हैं। लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं। प्रशासक पाठ्यक्रम में बाहरी प्रभावों को
एकीकृत करने में मदद करते हैं ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि यह इन प्रभावों से विकास को अलग करने के विपरीत प्रासंगिक और व्यापक इसको बना रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? जो वो करता है जो कि क्या करता है, संसाधन मुहैया कराता है, सहयोग प्रदान करता है किसको, शिक्षकों को, और पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ठीक है, तो इसमें किसका रोल होता है? इसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है। प्रशासक कौन होते हैं? प्रशासक वही होते हैं जो हमारे लिए करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, हमारे लिए वातावरण बनाते हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज बिल्डिंग्स बनाते हैं, और उसको वो लोग उसका देख रेख करते हैं और उसके सारे कार्यकलाप को वो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। कौन सा पाठ्यक्रम डिज़ाइन मॉडल पहले पाठ्यक्रम उद्देश्यों के विकास की विशेषता है। इसके बाद निर्देशात्मक विधियों और मूल्यांकन तकनीकों के द्वारा विषय केंद्रित डिज़ाइन, शिक्षार्थी केंद्रित डिज़ाइन, समस्या केंद्रित डिज़ाइन, उद्देश्य केंद्रित डिज़ाइन। ठीक है, तो उद्देश्य केंद्रित डिज़ाइन यह पाठ्यक्रम डिज़ाइन मॉडल, जिसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, राल्फ टायलर के नाम पर टायलर मॉडल के रूप में भी जानते हैं, पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के साथ शुरू करने की विशेषता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग के पास में, उद्देश्य केंद्रित जो डिज़ाइन होता है जिसको लोग बोलते हैं राल्फ टायलर, ये सब नाम को याद कर लेना है, 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। ये उद्देश्य बताते हैं कि छात्रों को एक कोर्स या प्रोग्राम पूरा करने के बाद क्या जानना चाहिए या क्या करने में सक्षम होना चाहिए। एक बार उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, उसके बाद इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशात्मक तरीके चुने जाते हैं और फिर मूल्यांकन तकनीकें विकसित की जाती हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो यह मॉडल क्या करता है, उद्देश्य, निर्देश और मूल्यांकन के बीच में एक संरेखा पर जोर देता है। ठीक है, तो उद्देश्य केंद्रित डिज़ाइन विशिष्ट मापने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करने पर केंद्रित है, जिन्हें कि छात्रों को सीखने की अवधि के अंत तक प्राप्त करना चाहिए। इस मॉडल का अक्सर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में उपयोग किया जाता है, जहां पर मानवीकरण और जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। ठीक है, राल्फ टायलर की बुक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस 1949 में उन्होंने जो लिखा था, उसमें क्या किया कि उद्देश्य केंद्रित दृष्टिकोण की नींव रखी गई थी। मॉडल व्यवस्थित है और एक तार्किक अनुक्रम का पालन करता है। उद्देश्य निर्धारित करना, सीखने के अनुभवों का चयन करना, अनुभवों को व्यवस्थित करना और प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक है, टायलर तर्क को शिक्षण संस्थानों में इसकी स्पष्टता और सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापक रूप से अपनाया जाता है। इस मॉडल की आलोचना में इसकी कथित कठोरता और छात्रों की रुचियां और अनुभवों पर सीमित ध्यान शामिल है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है ना कि राल्फ टायलर की जो बुक थी उसका नाम क्या था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। ये कब इनको लिखा था इन्होंने, तो 1949 में लिखा था। इस तरह से आप छोटा छोटा जो MCQ है ना, इसमें अपने आप बनते चला जाता है। एक विषय केंद्रित डिज़ाइन यह दृष्टिकोण विषय वस्तु की सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता है और विशिष्ट विषयों या अलग अलग विषयों के आसपास पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। यह शुरू में विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करने के कम और विषय की सामग्री को कवर करने में अधिक चिंतित करता है। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित डिज़ाइन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि मॉडल में पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की ज़रूरत, उनकी रुचि और उनके अनुभव के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ये पूर्व निर्धारित उद्देश्य के बजाय क्या होता है, लचीलापन लाता है और इसमें क्या होता है, इनोवेशन और न्यू थॉट्स पर जोर दिया जाता है। समस्या केंद्रित डिज़ाइन क्या होता है, यह डिज़ाइन वास्तविक दुनिया की समस्याओं के आसपास पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, उसको डिज़ाइन करता है और छात्रों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए कई विषयों को एकीकृत करता है, उसको जोड़ता है। तो इसका जो ध्यान है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से शुरू करने के बजाय व्यवहारिक स्थितियों में ज्ञान को लागू करने पर आधारित है, जोर देता है। उद्देश्य केंद्रित डिज़ाइन क्या था वो हम लोग समझ चुके ऊपर में। ठीक है, ये क्या करता है कि शैक्षिक गतिविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के साथ साथ संरेखित करता है। उसको यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण और मूल्यांकन विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने पर आधारित है। यह उन वातावरणों में विशेष रूप से उपयोगी है जहाँ पर जवाबदेही है, जहाँ पर मानकीकरण और मापने योग्य परिणाम प्राथमिकताएँ रहती हैं, जहाँ पर उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये कि हमको यही चाहिए। ठीक है, विभिन्न पाठ्यक्रम डिज़ाइन मॉडल विभिन्न शैक्षिक दर्शन और उद्देश्यों की सेवा करते हैं। सामग्री महारत से लेकर छात्र सशक्तिकरण तक विभिन्न मॉडलों को समझने से शिक्षकों को अपने विशिष्ट शैक्षिक संदर्भ के लिए सबसे प्रभावशाली दृष्टिकोण चुनने में मदद मिलती है। तो ये था आज हमारा 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और ये जो 30 क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा
सिलेबस से ये क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस जो हम लोग का है ना प्रोफेशनल एबिलिटी का, उस पूरे प्रोफेशनल एबिलिटी के सारे पॉइंट्स से ये क्वेश्चन आपका निकला था। और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने विस्तृत रूप से इसका डिस्कशन भी हम लोगों ने कर लिया। तो ये डिस्कशन वन साइडेड था, मेरी तरफ से ही था ये डिस्कशन, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिस पर कि आप भी अपना कमेंट लिख सकते हैं, आप भी अपना विचार रख सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं। और सीखने का सबसे अच्छा माध्यम ये, देखिए आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है सीखने कि आप भी अपना विचार रखो, आप भी अपना उसमें पॉइंट रखो और तर्क करो। तर्क करने से ही क्या होता है ना कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी चीज़ों को अपने आप वो आपके कॉन्सेप्ट में चला जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया ये क्वेश्चन को, सभी 30 क्वेश्चन को, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी इसमें बेनिफिट मिल रहा है ना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और उनको भी जोड़िए, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे ना, तो उनके भी अपने विचार जो होते हैं, उनका भी अपना पॉइंट्स जो है वो हमें मिलेगा सीखने को, ठीक है। तो सीखना करना वो एक दूसरे के सहयोग से ही संभव होता है। अगर आप अकेले पढ़ते हैं ना, तो अकेले आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, अकेले आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वन साइडेड पढ़ते हैं। जब आप डिस्कशन करके पढ़ते हैं ना, तब आप सही पढ़ते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि बातचीत करते हैं, तर्क पर डिस्कशन करते हैं, ऑप्शंस पर डिस्कशन करते हैं, पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो जैसे अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो देख रहे थे ना, उसी में क्वेश्चन आ जाता है कि राल्फ टाइलर के मॉडल का नाम क्या है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो किस साल, मतलब कि वो मार्केट में आया था या किस साल वो प्रकाशित हुआ था। ये सब से बहुत सारा क्वेश्चन वो आ सकता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन किसका लिखा हुआ है। तो जब आप डिस्कस करते हो तो बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर आप 30 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 60-70 क्वेश्चन अपने आप बन जाता है ये। चलिए, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही रखते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लग रहा है, अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा मिल रहा है मेरे से, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिए मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपका जो मोटिवेशन होगा वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, ठीक है। तो आप अपना एक्सटर्नल मोटिवेशन आप करते रहिए मुझे, ताकि मैं और अच्छा आप लोगों को देता रहूं और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय के लिए जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का जो वैकेंसी आने वाला है, उसको लेकर के उसका भी जो हमारे पास जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा सिलेबस है वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो उसमें प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल सभी का है, तो उसको भी हम लोग लेके चल रहे हैं। उसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूँ, नोट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। तो बस जैसे ही ये ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग उसमें भी चलेंगे। तो ऐसे हमारे जितने भी छात्र हैं जो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के लिए, तो वो भी जुड़ते चले जाइए हमारे साथ, ठीक है। तो चैनल जो हमारा है स्कूल रैंकर्स, बिल्कुल स्कूल के साथ साथ आपके रैंक को भी हमेशा हाई रखेगा। तब तक के लिए गुड बाय।